जो लोग जेल की हवा खा चुके हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका लूटपाट ही है, खासकर औरतों को लूटना, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा धीमा चलता है और वो अक्ल की कच्ची होती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पैसे निकाल कर दे देती हैं। इसलिए मैंने बिना देर किए अपना दांव खेला और नतीजा वही हुआ। मुझे 1 साल के लिए चक्की पीसने अंदर जाना पड़ा, क्योंकि मैंने एक लेडी पुलिस वाले को लूट लिया था। 1 साल बाद मैं जेल से छूटा। मैंने सोचा था कि अब एक शरीफ इंसान बनकर जीऊंगा, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में बचे हुए सिर्फ 5 रुपये देखे तो दिल ने कहा कि क्यों ना एक बार फिर से हाथ साफ किया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर से अंदर चला जाऊंगा। वैसे भी वहाँ मुफ्त का खाना पीना तो मिलता ही है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर रहने के इस 1 साल में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। तरह तरह के भूत, पिशाच और राक्षस अब असल जिंदगी में आ चुके थे। हर रात खतरनाक भूत प्रेत बाहर घूमने लगते थे, पर मैंने इतना कुछ नहीं सोचा। मुझे तो बस जल्द से जल्द अपना पेट भरना था। इसलिए मैं अपने वो बचे हुए 5 रुपये लेकर सड़क किनारे से एक टूटी हुई लकड़ी की तलवार खरीदी और निकल पड़ा। शायद रात काफी हो चुकी थी। मैं सड़क पर बहुत देर तक भटकता रहा, पर किसी इंसान का तो नाम ओ निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि कोई साया भी नजर नहीं आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आजकल लूटपाट करना भी कितना मुश्किल हो गया है। तभी मुझे सामने सड़क पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई बस वहाँ खड़ी थी और उसके चारों ओर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। पर रात बहुत अंधेरी थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब जल्दी ही खाने का इंतजाम हो जाएगा। मैं अपनी वो लकड़ी की तलवार लेकर सीधा उस पर झपट पड़ा। मैंने एक हाथ से उस चुड़ैल की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ से वो टूटी हुई तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। हिलना मत, ये लूटपाट है। तेरे पास जो भी पैसे हैं चुपचाप मुझे दे दे। थोड़ी ही दूर पर खड़े कुछ भूत शिकारी जो उस चुड़ैल को पकड़ने की ताक में थे, ये नज़ारा देखकर सन्न रह गए। वो चुड़ैल भी हैरान रह गई। ये आखिर हो क्या रहा था? मैंने पूरी गुंडागर्दी दिखाते हुए कड़क आवाज में कहा, जल्दी कर, सारे पैसे निकाल, वरना ये तलवार सीधा तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। उस चुड़ैल का चेहरा मारे डर के सफेद पड़ गया। उसकी उन डरावनी मरी हुई मछली जैसी आंखों में अजीब सी उलझन थी। काफी देर बाद उसे समझ में आया कि कोई उसे ही लूटने आ गया है। अंधेरे में छिपे वो भूत शिकारी भी अब होश में आए। उनके लीडर ने दबी हुई आवाज में कहा, बाप रे बाप, इतनी रात को कोई एक चुड़ैल को लूटने निकला है। ये बंदा पक्का कोई बहुत बड़ा सूरमा है। उसके पीछे खड़ी एक लड़की ने भी हामी भरते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है, हम इतने सारे लोग मिलकर भी इस चुड़ैल पर हमला करने से डर रहे थे, और ये आदमी, ये अकेला ही उस पर टूट पड़ा। मुझे तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ उस्ताद लगता है। उफ, इस चुड़ैल को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम है। लगता है इस बार भी ये इनाम हमारे हाथ से निकल गया। ये सब हमारी ही कायरता और कच्ची ट्रेनिंग का नतीजा है। जरा उस बंदे को देखो, क्या धाकड़ इंसान है। उधर उस चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि ये आदमी इतनी रात गए बेखौफ घूम रहा है और बिना किसी डर के मुझ जैसी भयानक चुड़ैल की गर्दन दबोचे हुए है। इसका मतलब है कि इसे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि इसे मुझे हराने का पूरा भरोसा है। ये सब सोचते हुए उस चुड़ैल को अपनी गर्दन पर एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। वो उस पवित्र लकड़ी की तलवार के छूने से होने वाली जलन थी। अगर इस आदमी ने ये तलवार मेरी गर्दन में घुसा दी तो भले ही मेरी रूह फना ना हो, पर मैं बुरी तरह से घायल जरूर हो जाऊंगी। कुछ ही पलों में हालात का जायजा लेने के बाद चुड़ैल ने हार मानने का फैसला किया। मुझे मारना मत, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था, पर मेरा ध्यान तो बस पैसे लेकर वहां से खिसकने पर था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। उल्टा मुझे अपने आप पर बड़ा नाज हो रहा था। औरतें होती ही डरपोक हैं। मेरी जरा सी धमकी से ही इसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। लगता है मेरे अंदर एक खूंखार डाकू बनने का पूरा टैलेंट भरा हुआ है। उस चुड़ैल ने कांपते हाथों से अपने कपड़ों में कुछ टटोला और फिर कागज के नकली नोटों की एक गड्डी निकाली। उसने अपने पीले पड़े हाथों से वो गड्डी पीछे मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने झटके से वो नोट छीने और फिर मेरी त्योरियां चढ़ गई। मैंने भड़कते हुए कहा, अबे ये मुर्दों वाले कागजी नोट क्यों दे रही है मुझे? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? वो चुड़ैल हक्की बक्की रह गई। मेरे पास तो यही वाले पैसे हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम एक इंसान होकर मुझसे ये मुर्दों वाले नोट क्यों लूट रहे हो।
अब हैरान होने की बारी मेरी थी। तेरे पास सिर्फ यही नोट हैं? तो क्या खुद को कोई भूतनी समझती है जो अपने साथ मुर्दों वाले इतने सारे नोट लेकर घूम रही है? चुड़ैल ने मन ही मन सोचा, क्या मतलब मैं खुद को भूतनी समझती हूँ? क्या मैं सच में भूतनी नहीं हूँ? अचानक चुड़ैल को जैसे कुछ समझ में आ गया। उसने अपनी खौफनाक और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ? उसी समय उसके शरीर से एक डरावनी शक्ति फूट पड़ी। एक ठंडी और भयानक सी सिहरन फैल गई, जिससे मैं खुद को कांपने से नहीं रोक पाया। मैंने अपना थूक निगला और सोचा, अरे नहीं यार, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती। लूटपाट करने निकला था और एक भूत से ही पंगा ले लिया। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और उससे कहा, तुमने कह दिया कि तुम भूत हो और मैं मान लूं? तुम कैसे साबित करोगी कि तुम भूत हो? मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाती हूँ। इतना कहते ही उस चुड़ैल के सिर से कड़कड़ की खौफनाक आवाजें आने लगी और फिर अपनी गर्दन और शरीर को बिना हिलाए उसका सिर बड़े ही आराम से घूमकर एकदम पीछे की तरफ चला गया और वो सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अपराध करना कितनी बुरी बात है, खासकर ये लूटपाट वाला काम। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, बहुत ही ज्यादा पछतावा। फिर भी मैंने शांत दिखने का नाटक किया और पूरे रोब में कहा, तो क्या गर्दन घुमा लेती हो तो खुद को बहुत बड़ी तोप समझती हो क्या? बस इसी से साबित हो गया कि तुम भूत हो। हिम्मत है तो अपना सिर धड़ से अलग करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। चुड़ैल ने एक खौफनाक सी मुस्कान दी। अगले ही पल उसके पीले पड़े हाथों ने अपने ही सिर को पकड़ा, उसे गर्दन से उखाड़ा और धीरे से अपने कूल्हों के पास रख लिया। फिर उसने अपना सिर अपने कूल्हों पर टिका लिया और मुझे डराने के लिए एक भयानक चेहरा बनाया। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी आंखें निकालकर अपनी हथेलियों पर रख ली। अरे बस बस, अब और मत करो, मैं मान गया। सच कहूँ तो जब तुमने अपनी गर्दन घुमाई थी मैं तभी मान गया था। अब जब तुम मान ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। ठीक उसी वक्त जब उस चुड़ैल का मुंह मुझे काटने ही वाला था, मैं जोर से चिल्लाया, रुको, 1 मिनट रुको। चुड़ैल चौंक गई। एक बहुत ही बढ़िया चीज है। मैंने चुड़ैल की गर्दन से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे अपनी पैंट की जिप नीचे की। चुड़ैल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा कि मैं वाकई में उसे कोई बहुत बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगले ही पल पानी की एक तेज धार उस पर जा गिरी। चुड़ैल दर्द से इस तरह चीख पड़ी जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। दर्द के मारे उसका सिर तुरंत दूर जा गिरा। हाँ, शुक्र है, मुझे पता था कि कुंवारे लड़के की पेशाब भूतों पर असर करती है, और शुक्र है कि मैं अभी भी वजन हूँ। वो चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई। उसका सिर उड़कर वापस मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा था, पर तभी मैंने अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को पूरी ताकत से चुड़ैल की गर्दन पर रख दिया। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। माना कि मेरे पेशाब से तुम्हारी जान नहीं गई, लेकिन अगर मैंने ये पवित्र लकड़ी की तलवार तुम्हारी गर्दन में घुसा दी ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसका सिर तुरंत वहीं रुक गया। चुड़ैल ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? शुरू में तो मैं बस लूटपाट करना चाहता था, लेकिन अब मैं बस अपनी जान बचाना चाहता हूँ। चुड़ैल बोली, मेरे पास इंसानों वाली कोई दौलत नहीं है। तुम बस मेरे शरीर को छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मुझे क्या 3 साल का बच्चा समझती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं जेल जा चुका हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो। जैसे ही मैंने तुम्हारा शरीर छोड़ा, तुम तुरंत मेरी जान ले लोगी, है ना? चुड़ैल एकदम चुप हो गई, क्योंकि मेरी बात बिल्कुल सच थी। लेकिन आखिरकार वो एक भूत थी, एक चुड़ैल। वो ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? तो फिर तुम चाहते क्या हो? हवा में तैरते हुए उसके सिर ने चिल्लाकर पूछा। मुझे भी पता था कि इस तरह एक चुड़ैल की गर्दन पकड़कर खड़े रहना भी कोई पक्का इलाज नहीं था। फिर मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाया। हेलो, 100 नंबर। वो क्या है ना, मैंने एक चुड़ैल का अपहरण कर लिया है और अभी यहाँ मामला थोड़ा फंस गया है और माहौल भी थोड़ा अजीब हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। क्या आप लोग यहाँ आ सकते हैं? चुड़ैल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। आपको बता दूं, इस दुनिया में जहाँ भूतों का इतना आतंक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खास तौर पर इन भूतों से निपटने का काम करते हैं। इन लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी वो तांत्रिक, साधु और ओझा लोग होते हैं जो बुरी आत्माओं को भगाते हैं, और सरकारी तौर पर पुलिस ने एक खास विभाग बना रखा है।
वो लोग शहर के हर तरह के भूतों और राक्षसों से लड़ने के लिए खास शक्तियों वाले लोगों को भर्ती करते हैं। मेरे शिकायत करने के बाद भूत पुलिस विभाग ने तुरंत अपनी एक टीम भेज दी। इस वक्त सड़क पर उस चुड़ैल का सिर अभी भी उसके शरीर से जुड़ा नहीं था। उसका सिर हवा में तैरते हुए मुझे देख रहा था और बोला, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने सोचा भी नहीं था कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। भूत पुलिस के आने का मतलब था कि उसके जैसी चुड़ैल को सीधा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो अक्सर लोगों को डराती थी। उसने इंसानों की दुनिया में भूतों और राक्षसों के लिए बनाए गए पुलिस के नियमों को तोड़ा था, और एक बार नियम तोड़ने का मतलब है भूत पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और कड़ी सजा। मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें इस भूत पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी जान का खतरा टल जाए। चुड़ैल ने बेबसी से कहा, जरा मुझे बताओ, हम दोनों में से इस वक्त खतरे में कौन है? तुमने मेरे शरीर को किडनैप किया है, मेरे शरीर पर ये लकड़ी की तलवार तान कर रखी है, और फिर भी कह रही हूँ कि तुम्हें मुझसे खतरा है। तुमने तो पुलिस भी बुला ली। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने का कोई शौक है? अगर मैंने अभी तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया तो क्या तुम मुझे मार नहीं डालोगी? उस चुड़ैल ने भी बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने तुमसे कहा तो है, तुम मेरे शरीर को छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने मुंह बनाया और स्पिरिट पुलिस का इंतजार करने लगा। मेरे हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी, वो सीधे उसकी बिना सिर वाली गर्दन पर ही टिकी थी। सामने हवा में तैरता उस चुड़ैल का सिर चाहे जो बकता रहे, मैं तो कुछ सुनने वाला नहीं था। वो चुड़ैल अब पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। रोजाना तो वो लोगों के साथ बुरा करती थी, पर आज उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसी को किडनैप कर लेगा। और जब वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आई और उसमें से कुछ स्पिरिट पुलिस वाले बाहर निकले। वे पुलिस वाले जब पास आए तो सामने का नजारा देखकर वो भी पूरी तरह से चकरा गए। जाहिर सी बात है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उनका लीडर, जो कि कैप्टन था, अपने हाथ में एक मंत्रों वाला डंडा पकड़े हुए था, जिस पर ताबीज भी बंधे हुए थे। वो डंडा लिए आगे बढ़ा। उसने पहले हवा में तैरते उस भूतिया सिर को देखा और फिर मेरे कब्जे में फंसे उस चुड़ैल के शरीर को देखकर बोला, भाई ये आखिर माजरा क्या है? उस चुड़ैल ने चिढ़ते हुए कहा, इसने मुझे किडनैप किया है। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, कैसा किडनैप? तुम चुड़ैल होकर आधी रात को लोगों को डराने निकलती हो, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखा रहा था। ये सुनकर चुड़ैल ने गुस्से से अपनी आंखें घुमा ली। चुड़ैल बोली, तुमने पहले साफ साफ कहा था कि तुम मुझे लूट रहे हो और मुझसे पैसे भी मांगे थे। मैंने कहा, क्या मजाक है? मैं एक चुड़ैल को लूटकर क्या करूँगा? क्या मुझे मुर्दों वाले पैसे चाहिए जो मैं नर्क में जाकर खर्च करूँगा? मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई किडनैपर हूँ। उस चुड़ैल को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वो बातों में तो मुझे हरा नहीं सकती थी, इसलिए वो बस गुस्से से मुझे घूरती रही। स्पिरिट पुलिस वाले भी जाहिर तौर पर मेरी ही बातों पर ज्यादा यकीन कर रहे थे। आखिर किसी भूत को लूटने वाली बात सोचने में भी बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। छोटे बालों वाली एक जवान महिला पुलिस अफसर आगे आए और चुड़ैल के सिर को घूरते हुए बोली, ए चुड़ैल, तू यहाँ सफेद झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाना चाहती है? भला कोई भूत को क्यों लूटेगा? क्या वो पागल है जो तुझे लूटेगा? मैंने उस महिला पुलिस को देखा और बोला, अरे ऐसा भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जाहिर है कि तुम सच में तो इसे लूट नहीं सकते, तुम्हें किस बात का डर है? इतना कहकर उस महिला पुलिस ने चुड़ैल के सिर की तरफ देखा। अपने सिर को वापस अपने शरीर पर लगाओ और हमारे साथ चलो। चालाकी दिखाने की कोई कोशिश मत करना। चुड़ैल जाहिर तौर पर हार मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से से चिल्लाई, तुम लोगों की ये हिम्मत, दम है तो हाथ लगाकर दिखाओ। उसके इतने नखरे देखकर मैंने भौहें सिकोड़ी और अपनी टूटी हुई लकड़ी की तलवार को उसके बिना सिर वाले गले पर जोर से चुभाते हुए कहा, जो ये कह रहे हैं वो चुपचाप कर लो, वरना मैं इसे सीधे आर पार कर दूंगा, समझी? चुड़ैल तुरंत डर के मारे भीगी बिल्ली बन गई। उसने मुझे एक बहुत ही जहरीली नजर से देखा और मजबूरी में उस चुड़ैल का सिर हवा में उड़ता हुआ वापस आया और उसके धड़ से जुड़ गया। तभी उनके कैप्टन ने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया और उस महिला पुलिस के साथ एक और पुलिस वाले ने अपनी खास हथकड़ियां निकाली और आगे बढ़कर उस चुड़ैल को पहना दी। ये नज़ारा देखकर मेरी सांस में सांस आई और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। इसके बाद उन दोनों पुलिस वालों ने चुड़ैल को धकेलते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वो महिला पुलिस एक लिफाफा लिए हुए मेरे पास आई और उसे मुझे देते हुए बोली,
हमारे शहर को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। मैं एकदम से हैरान रह गया। मैंने लिफाफा लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें लाल रंग के कड़क नोटों की गड्डी थी। शायद ये पूरे 10,000 रुपये थे। मेरे लिए तो ये खुशी का कोई अचानक मिला खजाना था। मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गजब ही हो गया यार। एक चुड़ैल को किडनैप करने पर जेल जाने के बजाय उल्टे पैसे मिल रहे हैं। मेरी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। अरे वाह, इस काम में तो बड़ा स्कोप है। मैंने अपनी पैंट की जेब में रखे उन 10,000 रुपयों को छुआ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता था। फिर मैंने जोश में अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। भूत ही तो हैं, पैसा कमाने के लिए इतना तो चलता है। अब तो मैं ये काम डंके की चोट पर करूंगा। और इस तरह एक हैंडसम लड़का ऐसे खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ कोई जुर्म नहीं था, पर पैसे ही पैसे थे। एक ऐसा रास्ता जहाँ से कोई वापसी नहीं थी। अब जेब में पैसे थे तो मैंने सोचा कि पहले कुछ बढ़िया सा खा लिया जाए। लेकिन इतनी रात गए, कोई भी दुकान कहाँ खुली होगी। तभी अंधेरे में छुपे हुए कुछ भूत भगाने वाले लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए। उनका लीडर मेरी तरफ देखकर बोला, अरे भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने उस टूटी हुई लकड़ी की तलवार से अकेले ही उस चुड़ैल को कैसे धूल जता दी। मैंने उन आए हुए लोगों को देखा और पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन? हम अपना परिचय दे देते हैं। हम लोग भूत भगाने वाले हैं। वैसे अभी हम इस काम में बस इंटर्नशिप ही कर रहे हैं। हमने एक टीम बनाई है जिसका नाम डार्क नाइट स्क्वाड है। हम खास तौर पर इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले भूत प्रेतों और राक्षसों का शिकार करते हैं। इसके बदले में हमें पैसे और इनाम मिलते हैं। मैं इनका लीडर हूँ। मेरा नाम लियान है। मैंने पूछा, तो तुम लोगों ने अभी हमला क्यों नहीं किया? वो बोला, अरे भाई, हम तुम्हारी तरह इतने खतरनाक थोड़ी हैं। हम पहली बार किसी चुड़ैल का सामना कर रहे थे ना, इसलिए। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, जैसे कि मैं कोई रोज रोज इनका शिकार करता हूँ। ये मेरा भी पहला मौका था। मेरी बात सुनते ही वो लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। वो भूत शिकारी लड़की तो मारे खुशी के उछल पड़ी और बोली, वाह मेरे हीरो, तुम भी पहली बार किसी भूत से लड़ रहे थे। वाओ, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मैंने अपनी जेबों में हाथ डाले और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस एक भूत ही तो था। तभी लियान ने जल्दी से कहा, भाई, क्या तुम हमें अपनी कुछ ट्रिक्स सिखा सकते हो? हम पूरी लगन से सीखेंगे। तो बात ऐसी है, भूत के सामने कभी डरना नहीं चाहिए। अरे, मरने से पहले वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, और इंसान मरने के बाद भूत ही तो बनता है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है भला? और जब तुम लोग ये काम पैसों के लिए कर रहे हो तो फिर डरना कैसा? सच कहूँ तो भूत से ज्यादा खौफनाक तो गरीबी होती है मेरे दोस्त। भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कहा। तो फिर क्या तुम हमारी इस डार्क नाइट टीम में शामिल होना चाहोगे? लियान ने कहा, हम तुम्हें अपना लीडर बना लेंगे। मैंने बस एक सेकंड सोचा और तुरंत मना कर दिया। और इसकी वजह ये थी कि मैं अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों के साथ क्यों बांटूं। और ठीक उसी वक्त चुड़ैल को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी एक चौराहे पर पहुंची। तभी वहां 4 छोटे भूतों के कंधों पर रखी एक लाल पालकी दिखाई दी, जो तेजी से एक तरफ से उनकी ओर बढ़ रही थी और सीधे पुलिस की गाड़ी से जा टकराई। उस लाल पालकी को तो खरोंच तक नहीं आई, लेकिन पुलिस की गाड़ी हवा में पलट गई। पालकी के अंदर बैठी एक खूबसूरत चुड़ैल जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगी। उसके बगल में एक बेहोश पुलिस वाला पड़ा था। वो उसे अपने साथ शादी करने के लिए ले जा रही थी। जब तक गाड़ी में फंसे बाकी पुलिस वाले रेंगते हुए बाहर निकलते, वो लाल पालकी वहां से गायब हो चुकी थी और वो पकड़ी गई चुड़ैल भी मौका देखकर उड़ गई। एक महिला पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में झटपट अपना वॉकी टॉकी उठाया और चिल्लाई, स्प्रिंग ब्रीज चौराहे पर एक लाल पालकी ने हमारे एक ऑफिसर का अपहरण कर लिया है और वो पकड़ी गई चुड़ैल भी भाग निकली है। हमें तुरंत बैकअप चाहिए। दूसरी तरफ मैं उन भूत शिकारियों को अलविदा कहने ही वाला था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मुझे आगे भी भूतों से पंगा लेना ही है तो मुझे उनके बारे में थोड़ा और जानना होगा। इसलिए मैंने पूछा, वैसे एक बात बताओ, भूतों से लड़ने के लिए कौन सा हथियार सबसे बढ़िया काम करता है? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? मैंने झेपते हुए कहा, अरे मुझे तो पता ही है, मैं तो बस तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। वो बोले, ओह तो ये बात है। भूतों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आड़ू की लकड़ी वाली तलवार काम आती है, खासकर अगर वो 100 साल पुरानी हो
और अगर वो 100 साल पुरानी लकड़ी पर बिजली गिरी हो तो वो तलवारों में एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करती है। तलवार के अलावा भूत भगाने वाले ताबीज, जानलेवा मंत्र, जादुई डंडे, लाल धागा और बागुआ वाला शीशा भी बहुत काम आता है। वो सारे भूत शिकारी एक दूसरे से होड़ लगाते हुए जवाब देने लगे और मैं मन ही मन सिर हिलाकर वो सब रटता जा रहा था। बहुत अच्छे, मैंने कहा, थ्योरी के मामले में तो तुम लोग एकदम पक्के हो, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी है। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए। इसके बाद उस भूत शिकारी लड़की ने कहा, क्या तुम हमें एक बार फिर से भूत को भगाकर दिखा सकते हो, या फिर हम कोई भूत ढूंढ कर लाते हैं और तुम हमें गाइड करना। मैंने मन में सोचा, अरे यार, मुझे कहाँ भूत भगाना आता है, और तो और मैंने अभी तक कोई हथियार भी तो नहीं खरीदा है। मैं इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच ही रहा था कि कुछ ही दूरी पर वही जानी पहचानी चुड़ैल तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। पास आकर जैसे ही उस चुड़ैल की नजर मुझ पर पड़ी, वो एकदम सुन्न रह गई और मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उस चुड़ैल से कहा, अगर ये हमारी किस्मत का कनेक्शन नहीं है तो और क्या है। वो चुड़ैल भी एकदम भना गई कि ये दूसरी बार मेरे गले कैसे पड़ गया। वो चुड़ैल पुलिस की गाड़ी से बचकर भागी थी। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि वो दोबारा मुझसे टकरा जाएगी। वो एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, अरे वाह छोकरे, मुझे लगा नहीं था कि तू फिर से मिल जाएगा। तेरी किस्मत तो सच में बहुत खराब है। उसे याद आया कि कैसे मैंने पहले उसे बांध कर रखा था और कुंवारे लड़के के पेशाब से उसे जला दिया था। ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा। मैंने भी तंज कसते हुए कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुझसे दोबारा मुलाकात होगी। लगता है तू एक बार फिर से मुझे मालामाल करने के लिए ही आए हैं। हम दोनों में से किसकी किस्मत खराब है ये तो अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए मैंने अपनी वो टूटी हुई आड़ू की लकड़ी वाली तलवार निकाल ली। ये नज़ारा देखकर चुड़ैल पूरी तरह चकरा गई। ये क्या हो रहा है? इस बंदे ने पहले मुझे किडनैप किया था। क्या वो कोई गलती नहीं थी? क्या इसने मुझे गलती से इंसान समझ लिया था? तो फिर अब मिलने पर इसे पता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, फिर भी ये इतना उतावला क्यों हो रहा है? क्या इसने पहले मुझसे झूठ कहा था? सच कहूँ तो ये पैसा भी क्या चीज़ है ना। कभी कभी तो ये भूतों से भी ज्यादा डरावना होता है। कम से कम अगर मुझे किसी चुड़ैल को किडनैप करने से पैसे मिल सकते हैं तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। इस वक्त अपने हाथ में टूटी हुई लकड़ी की तलवार कसकर पकड़े हुए मेरी आंखों में कोई खौफनाक चुड़ैल नहीं दिख रही थी। मुझे तो बस एक चलता फिरता 10,000 रुपये का बंडल दिख रहा था। वो ट्रेनी भूत शिकारी किनारे खड़े बहुत घबराए हुए थे। ली आन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई मानना पड़ेगा, क्या भौकाल है बंदे का। पता नहीं हम लोगों में ऐसा एटीट्यूड कब आएगा। महिला भूत शिकारी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये कितने कूल हैं, चुड़ैल के सामने जरा भी नहीं डर रहे। वो सब तो जैसे मेरे जबरे फैन बन चुके थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये हीरो कोई जादू टोना या साधना नहीं जानता। मेरे पास जो कुछ है वो बस एक गुंडे वाला खूंखार एटीट्यूड है। मेरे इस भयानक रूप को देखकर चुड़ैल की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाते हुए बोली, तुम सच में कोई आम इंसान हो क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं एक चुड़ैल हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले भी मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगा था और अब तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी है। चुड़ैल एकदम सन्न रह गई। उसने नीचे देखा और बुरी तरह घबरा गई। उसे याद आया कि उसे वो खास हथकड़ी पहनाई गई है। अब क्या होगा? उस खास हथकड़ी ने उसके दोनों हाथों को जकड़ रखा था। अब अगर वो मुझ पर हमला करना भी चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। मैंने एक खौफनाक मुस्कान दी और धीरे धीरे उस चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। मेरे इस डरावने रूप को देखकर न जाने क्यों उस चुड़ैल की रूह कांपने लगी। कहावत है ना कि इंसान भूत से थोड़ा डरे पर भूत इंसान से दुगना डरता है। एक बार इंसान अपने असली रूप में आ जाए तो भूत की क्या औकात। तुम मेरे पास मत आना, मैं चिल्ला दूंगी, बता रही हूँ, चुड़ैल ने बुरी तरह घबराते हुए कहा। थोड़ी दूर खड़ी महिला भूत शिकारी तो जैसे मेरी दीवानी हो गई थी। क्या गजब का बंदा है यार। मैंने आज तक किसी भूत को इंसान से डरते नहीं देखा। ये तो सच में कोई खतरनाक खिलाड़ी है। तुम सब भी इनसे कुछ सीखो, ली आन ने कहा। तभी मैं ही करके हंसा और एक खौफनाक और शैतानी चेहरे के साथ चुड़ैल को घूरते हुए बोला, हाँ चिल्लाओ ना। तुम जितना चिल्लाओगी मुझे उतना ही मजा आएगा। ही मुझे तो डर है कि तुम चिल्लाओगी ही नहीं। मेरी ये हरकत देखकर चुड़ैल मुड़ी और हवा में उड़कर भागने लगी। मैंने फौरन एक छलांग लगाई और अपनी लकड़ी की तलवार चुड़ैल की पीठ में घोंपने के लिए बढ़ा दी।
चुड़ैल डर के मारे झटके से किनारे हट गई। हम दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती, मैं उस पर हमला कर देता। मैं उसे संभलने का एक मौका नहीं दे रहा था। चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी और अचानक उसकी जीभ लंबी हो गई और वो मुझ पर झपटी। मैंने जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार से उस पर वार किया। डर के मारे चुड़ैल ने अपनी जीभ तुरंत अंदर खींच ली। कमीने, अगर मेरे हाथों में ये खास हथकड़ी न होती ना, तो मैं तुझे चीर कर रख देती। मैंने हंसते हुए कहा, अरे जब तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी तब भी तूने मुझे कौन सा चीर लिया था। मेरी नजर हटते ही वो मुड़ी और हवा में उड़ते हुए फिर से भागने लगी। मैंने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, हाथ में आए 10,000 रुपये, क्या मैं तुझे ऐसे ही भागने दूंगा। हालांकि ये चुड़ैल हवा में उड़ रही थी, लेकिन इसकी रफ्तार कुछ खास तेज नहीं थी। ऊपर से इसने वो खास हथकड़ी भी पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी जादुई शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मैंने कई बार अपनी स्पीड बढ़ाई और लगभग चुड़ैल को पकड़ ही लिया था। पीछे पीछे वो भूत शिकारी भी तमाशा देखने के लिए दौड़ रहे थे। मैं उसका पीछा करते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। तू बचकर नहीं जा सकती, मैं बस तुझे पकड़ने ही वाला हूँ। ही, अब तो फासला इतना कम है कि अगर मैं अपनी तलवार फेंक कर मारूं तो सीधा तुझे जाकर लगेगी। भाग और जोर से भाग। सच में बड़ा मजा आ रहा है। मेरी ये बातें सुनकर उस चुड़ैल का तो जैसे मेंटल ब्रेकडाउन ही हो गया। एक तो वो मेरे दबदबे के आगे पहले ही हार मान चुकी थी, और अब मैं इस खौफनाक तरीके से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मेरी डरावनी बातों ने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी थी। कोई बेचारा इतना सब कैसे बर्दाश्त करे। आखिरकार चुड़ैल फूट फूट कर रोने की कगार पर आ गई और उसने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैंने तेजी से दौड़कर पीछे से सीधे उस चुड़ैल पर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिरे और 2-3 पलटी खाने के बाद मैंने खुद को संभाला और झट से चुड़ैल के पेट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक हाथ से उसकी छाती को कसकर दबाया और दूसरे हाथ से बड़ी फुर्ती से अपनी वो टूटी हुई लकड़ी की तलवार चुड़ैल की गर्दन पर तान दी। जब तक वो भूत शिकारी हाँफते हुए वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि मैं फुल स्वैग में उस चुड़ैल के ऊपर बैठा हूँ और उसे पूरी तरह से काबू कर लिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। अरे यार, मिस हो गया। लियान ने अफसोस से अपना माथा पीट लिया। उस महिला तांत्रिक ने भी कहा कि अभी वाला नजारा पक्का बहुत जबरदस्त रहा होगा। और उधर उस चुड़ैल को देखो, जो इस वक्त फूट फूट कर रो रही है। ओह, ये तो भूतों के लिए भी बहुत डरावना है। ओह, ये कैसा इंसान है यार। ओह, मुझे अपनी कब्र में वापस जाना है। वो इस वक्त सच में टूट चुकी थी। अगर उसे पता होता कि आज रात ऐसे खूंखार इंसान से पाला पड़ेगा, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। इधर मैं भी बहुत खुश था। 10,000 रुपये जो फिर से मिल गए थे। ये पैसा कमाना तो कितना आसान है यार। मेरी ये बात सुनकर लियान और बाकी तांत्रिकों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भाई, जब दूसरों से अपनी तुलना होती है तो जलन तो होती ही है। उन लोगों से मिलकर एक भूत भी नहीं पकड़ा गया, और यहाँ इस अकेले बंदे ने एक ही रात में उसी चुड़ैल को 2-2 बार पकड़ लिया। इस बात से वो लोग शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मेरे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं हैं, तो शायद वो शर्मिंदगी के मारे नदी में ही कूद पड़ेंगे। ठीक उसी वक्त उस चुड़ैल को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। उसने झट से मेरी पैंट की जेब से मेरा फोन निकाला और बिजली की रफ्तार से एक नंबर डायल कर दिया। फोन तुरंत उठ भी गया। हेलो, पुलिस हेल्पलाइन 110 है क्या? मैं वही चुड़ैल बोल रही हूँ जिसे अभी अभी पकड़ा गया था और जो भाग गई थी, पर अब मुझे इस पागल और खूंखार गुंडे ने फिर से पकड़ लिया है। आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए, जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओह, जल्दी आइए। चुड़ैल की इस अजीब हरकत से तो मेरा भी दिमाग घूम गया। ये खुद ही पुलिस को क्यों फोन कर रही है? वैसे फोन तो मुझे भी करना ही था। चलो अच्छा है, इस चुड़ैल ने खुद ही पुलिस बुला ली। लियान और वो बाकी नौसिखिए तांत्रिक तो बस मेरे कदमों में ही गिरना चाहते थे। वो मेरी इस कामयाबी से बहुत हैरान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा था कि किसी ने भूत को इतना डरा दिया कि वो खुद ही पुलिस को फोन करके सरेंडर कर दे। आज रात बाहर आना सच में वसूल हो गया। आज तो गजब का नजारा देखने को मिला। बाकी लोगों ने भी हाँ में सिर हिलाया। सबको लग रहा था कि आज तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अजूबा कारनामा देख लिया है। कुछ ही देर में पैरानॉर्मल पुलिस स्टेशन के वही पुलिस वाले अपनी गाड़ी से तेजी से वहां पहुंच गए। महिला पुलिस ऑफिसर सबसे पहले नीचे उतरी
उसने देखा कि मैंने चुड़ैल को जमीन पर दबा रखा है तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, अरे तो ये आप हैं। यकीन नहीं होता कि ये चुड़ैल फिर भी आपके चंगुल से बचकर भाग नहीं पाई। मैंने उस महिला ऑफिसर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि ये फिर से भाग निकली थी तो मैं भला इसे दोबारा लोगों को नुकसान कैसे पहुंचाने देता, इसलिए मैंने तुरंत एक्शन लिया और इसे दबोच लिया। आप सच में बहुत महान हैं। ये कहते हुए बाकी पुलिस वालों ने भी आकर उस चुड़ैल को हथकड़ी पहना दी। चुड़ैल इस वक्त पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसने पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा, जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से पकड़ कर ले चलो। तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? अभी तो तुम भाग रही थी ना, अब जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों मची है? बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे यहाँ से ले चलो। चुड़ैल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरा सारा ध्यान तो बस अपने पैसों पर टिका हुआ था, पर सीधे सीधे पैसे मांगना थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ये चुड़ैल, मैंने अभी इसके पीछे 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है और काफी मशक्कत के बाद इसे दोबारा पकड़ा है। मेरी इस बात का सीधा सा मतलब ये था कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है, अब मेरे पैसे निकालो। लेकिन उस महिला ऑफिसर को मेरा इशारा समझ नहीं आया। वो बोली, हम जब इस चुड़ैल को लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में वो लाल पालकी वाला हादसा हो गया। उस लाल पालकी वाली दुल्हन चुड़ैल ने हमारे एक ऑफिसर को गायब कर दिया। जब तक हम उसके पीछे पहुंचे तब तक वो चुड़ैल उस ऑफिसर की ज्यादातर जीवन ऊर्जा चूस चुकी थी। अब उसे ठीक होने में कम से कम 8-10 साल लगेंगे। और ये चुड़ैल उसी लाल पालकी वाले हादसे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकली थी। हमें तो लगा था कि ये हमारे हाथ से निकल गई, पर यकीन नहीं होता कि आपने इसे फिर से पकड़ लिया। आप सच में बहुत कमाल के हैं। ये कहते हुए उस महिला ऑफिसर ने चुड़ैल की तरफ देखा। वो चुड़ैल इस वक्त मेरी तरफ जिन नजरों से देख रही थी वो सिर्फ डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक खूंखार जानवर देख लिया हो। जब मैंने देखा कि इस ऑफिसर को मेरा इशारा समझ ही नहीं आ रहा है तो मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, हाँ वो एक बात थी, मुझे आपके इस इनाम वाले सिस्टम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भाग जाए और फिर से पकड़ा जाए तो क्या उसका भी इनाम मिलता है? हाँ, जितनी बार पकड़ेंगे उतनी बार इनाम मिलेगा। अरे हाँ, आपने हमारी फिर से मदद की है तो इसके लिए आपको दोबारा 10,000 रुपये का इनाम मिलना चाहिए। अरे कोई नहीं, इनाम विनाम की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? इनाम तो आपको मिलेगा ही। ये कहकर उस महिला ऑफिसर ने 10,000 रुपये निकालकर मुझे दे दिए। आखिरकार मैंने बहुत मजबूरी का नाटक करते हुए वो पैसे रख ही लिए। पैसे मिलते ही मैं वहाँ और फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस ऑफिसर से कहा, मैं अब और आपका वक्त नहीं लूंगा, आप लोग जल्दी से इस चुड़ैल को लेकर जाइए और इस पर कड़ी नजर रखिएगा। जी बिल्कुल। फिर वो हथकड़ी लाने गई ताकि उस चुड़ैल को पहना सके। मैंने मौका देखकर चुड़ैल से पूछा, अगर तुम फिर से कभी भाग निकली ना तो मुझे ढूंढना मत भूलना। चुड़ैल का मुंह बन गया, मैं अब दोबारा कभी नहीं भागने वाली। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मुझे जिंदगी भर जेल में ही रहना है। ओहो, तो तुम्हें भी समझ आ गया कि जेल में मजे हैं। पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद मैं ही करके हंसा। एक ही रात में एक चुड़ैल को पकड़कर मैंने 20,000 रुपये कमा लिए। ये तो सच में बहुत फायदे का सौदा है। लियान दौड़कर मेरे पास आया और बोला, आप तो कमाल है बॉस। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें डेमो दे दिया है ना। इसका असली मंत्र यही है कि डरो मत, उनसे भिड़ जाओ। हम आपकी बात का असली मतलब समझ गए हैं। अब हम इस पर अच्छे से रिसर्च करके सीखेंगे। ठीक है फिर, अब बहुत रात हो चुकी है, मैं निकलता हूँ। ये कहकर मैं पलटा और जाने लगा। इस काम में इतना पैसा है कि मुझे पूरा यकीन है, भले ही मेरे पास कोई जादुई ताकत ना हो, लेकिन अगर मेरे हथियार एकदम तगड़े हों तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी चौराहे के पास 4 खूंखार आत्माओं के कंधों पर रखी एक लाल डोली अचानक प्रकट हुई और बगल से आकर मुझसे टकरा गई। अगले ही पल मैं वहां से गायब होकर सीधे उस डोली के अंदर पहुंच गया। ये नज़ारा देखकर पीछे खड़े वो सारे भूत शिकारी बुरी तरह डर गए। लियान का चेहरा पीला पड़ गया। लाल डोली, वो दुल्हन वाली चुड़ैल है, वो एक बेहद खूंखार आत्मा है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। बॉस को वो दुल्हन चुड़ैल उठा ले गई। उस महिला भूत शिकारी के होंठ भी डर के मारे कांप रहे थे। सब खत्म, बॉस इस बार नहीं बचेंगे। उधर लाल डोली के अंदर मैंने अपने आसपास देखा और फिर अपने बगल में दुल्हन के जोड़े में बैठी
और घूंघट ओढ़े उस चुड़ैल को देखकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, हेलो, ये क्या चल रहा है? अब चुड़ैलें भी कॉस्प्ले करने लगी क्या? उस चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, आओ, आज रात हम सुहाग रात मनाएंगे। ये सुनते ही मेरी आंखों में अचानक खुशी की चमक आ गई। अरे वाह, इतनी अच्छी किस्मत। पर सच बताना, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? वो दुल्हन चुड़ैल अब थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। इंसानों को पकड़कर उनकी जान चूसने का ये उसका पहला मौका नहीं था। इससे पहले जब भी वो किसी आदमी को पकड़ती थी तो वो या तो चीखने चिल्लाने लगते थे, गिड़गिड़ा कर भीख मांगते थे या फिर सीधे बेहोश हो जाते थे। लेकिन आज इस आदमी ने तो उसे ही सोच में डाल दिया था। उसने मन ही मन सोचा और फिर बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे पता है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। ऐसा अजीब इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। पर मैं इतना सब कहाँ सोच रहा था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि आज रात मेरी किस्मत कितनी जबरदस्त है। अभी अभी तो पता चला था कि चुड़ैलों को पकड़वाने पर इनाम मिलता है और मैंने एक ही चुड़ैल से 2 बार पैसे छाप लिए। और अब तो हद ही हो गई, एक चुड़ैल खुद चलकर मेरे पास आ गई है। ऊपर से मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहती है। सुहागरात के बाद मैं सीधा पुलिस को फोन घुमाऊंगा और पुलिस वालों को बुलाकर इस चुड़ैल को उनके हवाले कर दूंगा। फिर से 10,000 रुपये जेब में, मजे भी लूटो और पैसे भी कमाओ। ये तो छप्पर फाड़ के कमाई है। ये सोचकर मैंने चुड़ैल से कहा, आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ। चुड़ैल कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसका लाल घूंघट पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे हटा दिया। घूंघट हटते ही एक बेहद खूबसूरत और हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने था। एक पल के लिए तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकों के साथ घुमावदार भौहें और उस पर उसके वो लाल रसीले होंठ। वो एकदम किसी परफेक्ट औरत जैसी लग रही थी। बस उसमें एक ही कमी थी, इस दुल्हन चुड़ैल का चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ा हुआ था। वैसे दूसरों को ये पीलापन डरावना और खौफनाक लग सकता है, लेकिन मुझे तो ये और भी ज्यादा कातिलाना लग रही थी। उधर उस दुल्हन चुड़ैल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसका घूंघट उठाने के लिए इतना उतावला हूँगा। वो एकदम हड़बड़ा गई। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? तुमने ही तो कहा था कि घूंघट उठाकर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं। क्यों अब अपनी बात से मुकर रही हो क्या? ओहो, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है, ये जानते हुए भी कि मैं एक चुड़ैल। तुम अभी भी मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहते हो? तुम आखिर हो कौन? उसे अब शक होने का पूरा हक था कि मैं शायद कोई तांत्रिक या तपस्वी हूँ, और वो भी बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि किसी ताकतवर साधु के अलावा उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि और कौन मुझ जैसी खूंखार चुड़ैल के सामने इतना शांत रह सकता है, और तो और मेरे ही जाल में फंसकर मेरा ही फायदा उठाना चाहता है। मेरा सारा ध्यान बस इस बात पर था कि इस चुड़ैल के साथ मजे लूं और फिर इसे पकड़कर इनाम के पैसे ऐंठ लूं। इसलिए मैंने कहा, तो तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? बात तो घूंघट उठाने के बाद सुहागरात मनाने की हुई थी ना, और अब तुम इधर उधर की बातें घुमा रही हो। इसका मतलब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रही। बात ये है कि आज तक किसी भी आदमी की मेरा घूंघट उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई, और मेरे साथ सुहागरात मनाने की तो दूर की बात है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा पाला मुझसे नहीं पड़ा था। हे, अब तो मैंने तुम्हारा घूंघट भी उठा दिया है, बस अब सुहागरात का इंतजार है। कहीं तुम डर तो नहीं गई? कौन बोला कि मैं डर गई? मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें घूंघट उठाने दूंगी और फिर तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी? ये तो बस लोगों को फंसाने का मेरा एक तरीका है। जो कोई भी मेरा घूंघट उठाता है, मैं उसकी सारी जीवन ऊर्जा चूस लेती हूँ। अच्छा, और अगर कोई तुम्हारा घूंघट ना उठाए तब भी मैं उसकी जीवन ऊर्जा चूस लेती हूँ। तो फिर जरा मुझे ये बताओ, घूंघट उठाने और ना उठाने में फर्क ही क्या रह गया? दुल्हन बनी चुड़ैल ने थोड़ा सोचा। कोई फर्क नहीं है, तो फिर तुमने इस फालतू के नाटक को बीच में रखा ही क्यों है? हम भूतों का भी लोगों को डराने का अपना एक तरीका और स्टाइल होता है। मैंने ये तरीका चुना है, तो इसमें क्या बुराई है? इसका मतलब सुहागरात भी तुम्हारे इसी नाटक का एक हिस्सा है। तो जब तुमने ये हिस्सा रखा ही है, तो मुझे इसे पूरा क्यों नहीं करने दे रही? घूंघट तो वैसे भी उठ चुका है। तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो। अरे, वो एक अलग बात है। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि तुम अपने काम में कितनी कच्ची हो। एक पेशेवर चुड़ैल होने के नाते
जब तुमने लोगों को डराने का एक पूरा प्रोसेस बना ही रखा है तो मेहरबानी करके मुझ जैसे शिकार को इसका पूरा अनुभव तो लेने दो, है कि नहीं? मुझे तो बस तुम्हारी जीवन ऊर्जा चूसने से मतलब है, मैं तुम्हें ये फालतू का अनुभव क्यों दूं? वो चुड़ैल अब पूरी तरह से बेतुकी बातें करने लगी थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें मेरी जीवन ऊर्जा भी चाहिए और तुम मुझे कुछ मजा भी नहीं लेने दे रही, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा? और वैसे भी जब तुम अपने किए गए वादे के मुताबिक मुझे वो अनुभव देना ही नहीं चाहती तो तुम्हें ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था ना। सच कहूँ तो तुम चुड़ैल के नाम पर एकदम नौसिखिया हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अब मेरी पालकी में हो तो मैं जो चाहूंगी वही करूंगी और मैं तुम्हारी जीवन ऊर्जा चूस कर ही रहूंगी। ओहो, ऐसा क्या? लगता है तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। पर ये तेरा बाप आज तेरी ये नखरेबाजी बिल्कुल नहीं सहेगा। मैं भी तुझे साफ साफ बता देता हूँ, अगर तूने मुझे कोई फायदा नहीं पहुँचाया ना तो मेरी जीवन ऊर्जा चूसने का सपना भूल ही जा। उस चुड़ैल का भी जिंदगी में पहली बार ऐसे किसी अतरंगी इंसान से पाला पड़ा था। वो बहुत गुस्से में थी। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, देख, मेरी जीवन ऊर्जा मेरे अंदर है और यहाँ तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तूने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा, फिर ठेंगा मिलेगा तुझे। और हाँ, मरने के बाद जब मैं भूत बनूंगा ना तब हम दोनों भूत बनकर आराम से बैठकर हिसाब करेंगे। ये सुनकर वो चुड़ैल झटके से पीछे हट गई। उसने हैरान होकर पूछा, तू इतना पागल कैसे हो सकता है? क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? मैंने डरावनी आवाज में कहा। जब उसे लगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो उस चुड़ैल को कुछ समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। वो सोचने लगी, ये आदमी जिंदा रहकर ही इतना खूंखार है, अगर ये भूत बन गया तो कितना खतरनाक होगा। एक ऐसे इंसान के सामने जो ना तो भूतों से डरता था और ना ही मरने से। वो चुड़ैल सच में पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। सच ही कहा है, इंसान खूंखार भूतों से डरते हैं और भूत पागलों और गुंडों से। चलो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं एक खूंखार चुड़ैल हूँ। मेरा ठिकाना हाईचिंग शहर के बाहर डोंगशान के कब्रिस्तान में है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अरे बिल्कुल, मेरा नाम चेन जिए है, हाईचिंग की नंबर 1 जेल के तीसरे ब्लॉक का कैदी। मेरा कैदी नंबर है 9527। ठीक है, अब से मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। तुम जा सकते हो। जाऊं? तेरा मतलब क्या है? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहा उठा लिया और जब मन भर गया तो भगा दिया? वो चुड़ैल अब सच में घबरा गई थी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? आज तो तुझे मेरी जीवन ऊर्जा चूसनी ही पड़ेगी और तो और तुझे मेरे साथ सुहागरात भी मनानी ही पड़ेगी। उस बेचारी चुड़ैल ने अपनी पूरी मौत के बाद की जिंदगी में ऐसा पागलपन नहीं देखा था। लोगों की ऊर्जा चूसने के अपने इतने सालों के करियर में उसका ऐसे जिद्दी और ढीठ इंसान से पहली बार पाला पड़ा था। हद तो ये थी कि ये बंदा खुद अपनी ही जान लेने की धमकी दे रहा था। इसका ये सनकी और अड़ियल रवैया देखकर लग रहा था कि अगर इसने सच में अपनी जान दे दी तो ये यहीं का यहीं एक खूंखार भूत बन जाएगा और तब तो इससे पीछा छुड़ाना और भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो चुड़ैल अब पूरी तरह से डर चुकी थी। ना तो वो जबरदस्ती मेरी ऊर्जा चूस सकती थी और ना ही वो सच में मेरे साथ सुहागरात मना सकती थी। तो उसने सोचा कि चलो छोड़ो, ऊर्जा चूसने का प्लान ही कैंसिल करते हैं। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इसके लिए भी तैयार नहीं होगा। उस बेचारी चुड़ैल को अब लग रहा था कि भूत होने का उसका सारा घमंड और दुनिया ही पलटने वाली है। उसने लाचारी से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या मैंने साफ साफ नहीं बताया? तुम्हें मेरी ही रस्म निभानी होगी। सुहागरात, तुम्हें मेरी मर्दाना ताकत दूंगा। लाल जोड़े वाली चुड़ैल रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चूसनी। क्या इतना काफी नहीं है? तुम चले जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बिल्कुल नहीं, एक भूतनी होने के नाते उसूल बहुत जरूरी हैं। भले ही तुम लोगों को डराती हो पर जो कहा है वो तो करना पड़ेगा ना। ये कहते हुए मैं पालकी में आराम से पैर पसार कर लेट गया। आ जाओ, वक्त कम है और काम बहुत बड़ा, जल्दी से सुहागरात मनाते हैं। भाई साहब, मेरी गलती थी, ठीक है, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे ना समझ छोटी बहन मानकर छोड़ दो ना प्लीज। मेरा रवैया एकदम साफ था, बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे तो बस इस चुड़ैल के मजे लेने थे और साथ ही उसे एक सबक भी सिखाना था। लेकिन अब उस चुड़ैल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे सामने उसकी एक नहीं चल रही थी।
जबरदस्ती मेरी ताक खींचेगी तो उसे डर था कि मैं अपनी जान देकर एक खतरनाक भूत बन जाऊंगा और उसके पीछे पड़ जाऊंगा, और वो सच में मेरे साथ सुहागरात भी नहीं मना सकती थी। अब वो करे तो क्या करे। भाई साहब, सुबह होने वाली है। आज रात जो भी हुआ बस एक गलतफहमी थी। बात को यही खत्म करते हैं। मैंने ना में सिर हिलाया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना नुकसान सह ले। आज रात तुम्हें मुझे इसका पूरा हिसाब देना ही होगा। भले ही तुम मुझे उस खौफनाक कब्रिस्तान में वापस ले जाओ, मैं तुम्हारी हड्डियां खोदकर अपने घर ले आऊंगा जब तक तुम हिसाब चुकता नहीं करती। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लाल जोड़े वाली उस चुड़ैल ने अपना गुस्सा पीते हुए दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं मनाऊंगी तुम्हारे साथ सुहागरात। मैं मुस्कुराया। बस इतनी सी तो बात थी। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा कोई फायदा उठा रहा हूँ। असल में मैं तुम्हें तमीज सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि एक भूत होने के बावजूद वादे का पक्का होना बहुत जरूरी है। तो क्या अब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? अरे कोई बात नहीं, यहाँ 10,000 शब्दों का सीन कट होता है। आधे घंटे के बाद लाल जोड़े वाली उस चुड़ैल ने मुझे बड़ी ही मनहूसियत और चिढ़ के साथ देखा और बोली, क्या अब तुम मुझे थोड़ी सी इंसानी ऊर्जा दे सकते हो? क्या अभी मैंने तुम्हें वो नहीं दी? वो तो तुम्हारी शारीरिक ताकत थी। इंसानी रूह की ऊर्जा उससे बिल्कुल अलग होती है। चलो ठीक है, बस थोड़ी सी ही दूंगा। चुड़ैल ने हामी भरी और मेरे करीब आकर एक हल्की सी सांस खींची। मेरे मुंह से धुएं जैसी एक सफेद किरण निकली और सीधा उस चुड़ैल के मुंह में समा गई। बस कुछ ही सेकंड में मैंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। बस हो गया। मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, बहुत सारा लुटाने का नहीं। हालांकि मैंने उसे बस 1-2 घूंट जितनी ही ऊर्जा दी थी, फिर भी मुझे अजीब सी सुस्ती और नींद आने लगी थी। वो चुड़ैल एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपना नुकसान होने के बावजूद वो खून का घूंट पीकर रह गई। अब उसका सबसे पहला मकसद मुझ जैसे खौफनाक और जिद्दी गुंडे से पीछा छुड़ाना था। बाकी सब भाड़ में जाए। लेकिन उस डोली में बैठा मैं, मेरे हाव भाव से साफ था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने उस लाल जोड़े वाली चुड़ैल की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें सिर्फ आदमियों की ही ऊर्जा क्यों चूसनी होती है? उस चुड़ैल की आंखों में अचानक एक ठंडक सी छा गई। क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है और सिर्फ आदमियों की इंसानी ऊर्जा चूस कर ही। क्या इसलिए कि तुम्हें आदमियों से नफरत है? ओहो, तो इसके पीछे कोई कहानी है। चलो सुनाओ जरा, मुझे भूतों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है, खासकर तब जब भूत खुद अपनी कहानी सुनाए। शादी के जोड़े वाली भूतनी यह सुनकर थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। किसी जमाने में मैं एक बहुत ही अमीर घराने की बेटी हुआ करती थी, लेकिन मेरी शादी वाले दिन मेरी डोली चौखट तक भी नहीं पहुंची थी कि वो मंगेतर, जिसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी, किसी और औरत के साथ भाग गया। मुझ जैसी खानदानी लड़की को सबने एक मजाक बनाकर रख दिया। मुझसे ये घोर अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने अपनी ही डोली में आग लगा ली और खुद को जिंदा जला दिया और फिर एक खूंखार चुड़ैल बन गई। मैंने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम भी कुछ ज्यादा ही पागल हो। अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो कोई और ढूंढ लेती ना। लेकिन फिर मैंने सोचा, पुराने जमाने के लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई थी ना, इसलिए ऐसे दुखद हादसे हो ही जाते थे। तभी उस लाल जोड़े वाली भूतनी ने मुझे घूरते हुए अजीब से लहजे में कहा, तुम भी तो अभी जरा सी बात पर खुद को टपकाने की बात कर रहे थे ना, और अब तुम्हें मुझे सनकी कहते हुए शर्म नहीं आ रही? मैंने ही करके हंसते हुए कहा, चलो अब इस डोली को नीचे उतारो। भूतनी एकदम खुश हो गई। उसने सोचा, चलो आखिरकार ये मुसीबत यहाँ से दफा तो होगी। उसने अपना हाथ घुमाया और चारों छोटे भूतों ने डोली को जमीन पर रख दिया। तब जाकर मैंने उन्हें जरा गौर से देखा। ये चारों छोटे भूत तो कागज के पुतले थे, कोई असली भूत नहीं। मैंने उससे पूछा, तुमने काफी इंसानों की जीवन ऊर्जा चूसी है ना? हूँ, पिछले कुछ दिनों में करीब 10 लोगों की जान ली है तुमने। तो क्या तुम्हें पता है कि यह गैर कानूनी है? दुल्हन भूतनी एक पल के लिए दंग रह गई। तो क्या? फिर मैंने आराम से अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो, क्या यह 110 पुलिस कंट्रोल रूम है? यहाँ एक दुल्हन भूतनी है। फोन काटने के बाद वो भूतनी गुस्से से आग बबूला हो गई। काम निकलते ही रंग बदल लिया। तूने पुलिस बुला ली? मैंने तेवर दिखाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो पीड़ित हूँ। तुम्हारे तरीके के हिसाब से मेरी सारी ऊर्जा चूसने के बाद भी क्या मैं पुलिस को नहीं बुला सकता? अगर मैं किसी औरत को उठा ले जाऊं
उसके साथ ज्यादती करूं और उसके पैसे छीन लूं और आखिर में कहूं कि काम निकलते ही उसने रंग बदल लिया और उसे पुलिस बुलाने से रोकूं, तो क्या ये सही होगा? ये सुनकर दुल्हन भूतनी बुरी तरह चौंक गई। मेरी बातों में दम था और उसके पास मेरी बात काटने का कोई जवाब ही नहीं था। सारी गलती तो उसी की लग रही थी। तू कमीना है, तू घटिया इंसान है। दुल्हन भूतनी पूरी तरह झुंझला गई। न तो वो बहस कर पा रही थी, न ही उसके पास कोई तर्क था और मुझ पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि एक भूत बनने के बाद भी कोई इतना मजबूर हो सकता है। और तभी आसपास कई पुलिस की गाड़ियों ने आकर उसकी पालकी को घेर लिया। साथ ही पालकी के अंदर से भूतनी की गालियां जोर जोर से गूंज रही थी। जानवर, घटिया आदमी, कमीना, दरिंदा। एक महिला भूत पुलिस वाली ने दौड़ते हुए आकर मुझसे पूछा, अंदर क्या हुआ है? वो भूतनी तो आपसे सख्त नफरत करती लग रही है। आपने उसके साथ क्या किया? आज मेरा बदमाश बनने का पहला दिन था और मैं खुद ही किडनैप हो गया। ये तो मेरी बेइज्जती हो गई ना। और वैसे भी इस दुल्हन भूतनी ने जो तय किया था, घूंघट उठाना, सुहागरात मनाना और मेरी ऊर्जा चूसना, उसने सब कुछ किया। सब खत्म होने के बाद मैंने पुलिस बुलाई। ये तो बिल्कुल जायज है ना? वाह रे, इतने लोगों की ऊर्जा चूसने के बाद भी नाटक कर रही है जैसे खुद पीड़ित हो। दुल्हन भूतनी ने गुस्से से मुझे घूरा। चेनजे, है ना तेरा नाम? मैंने तेरा नाम याद कर लिया है। अभी मैं अकेली हूँ और कमजोर हूँ, इसलिए तुझसे नहीं उलझूंगी। पर क्या तुझे लगता है कि यह भूत पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे? ये कहते ही दुल्हन भूतनी जोर से चिल्लाई और पालकी की छत तोड़कर हवा में उड़ गई। करीब 10-12 भूत पुलिस वालों ने अपनी खास बंदूकें निकाली और पालकी की छत की तरफ फायर किया। एक के बाद एक कई खास जाल खुले और उसकी तरफ झपटे। उन जालों ने सीधे दुल्हन भूतनी को दबोचा। भूतनी दर्द से चीखी और जहाँ जहाँ जाल उसके जिस्म से छुआ, वहाँ से सफेद धुआं निकलने लगा। फिर अचानक उसके अंदर से भयंकर काली ऊर्जा निकली और उसने पूरी ताकत लगाकर अपने आप को झटका। चटाक चटाक, उस पर पड़े बड़े जाल पल भर में टूटकर चकनाचूर हो गए। तुम लोग मुझे पकड़ोगे? सपने देखते रहो। ये कहकर वो मुड़ी और तेजी से उड़ गई। जाते जाते उसने एक आखिरी धमकी दी, शेनजे, डोंगशान कब्रिस्तान के भूत तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने चिढ़कर तेवर दिखाए। ये भूत पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं हैं। मैंने उन्हें इतना बढ़िया मौका बना कर दिया था, फिर भी ये लोग बिल्कुल नाकारा निकले। तभी वो महिला पुलिस वाली मेरे पास आई। बॉस, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। वैसे तुम लोग भी कितने ढीले हो, उसे भागने दिया। वो सच में बहुत ताकतवर है। हमारे डिपार्टमेंट से अभी कोई बड़ा एक्सपर्ट यहाँ नहीं आया है। बॉस, आप अपना ख्याल रखना। सुना है डोंगशान कब्रिस्तान के भूतों की बहुत पहुँच है। वो दुल्हन भूतनी आपसे नफरत करने लगी है। वो आपको पक्का नहीं छोड़ेगी। क्या पता डोंगशान कब्रिस्तान के बाकी भूतों को भी आप पर हमला करने के लिए ले आए। मैं समझ गया, पर मुझे डर नहीं लगता। ये सुनकर महिला भूत पुलिस वाली ने ताज्जुब से कहा, जे बॉस, आपका यह निडर रवैया सच में लाजवाब है। वैसे मेरा नाम जिन ये है। जिन ये, मेरा नाम जे है। तभी पुलिस कैप्टन पास आया और हंसकर बोला, और मेरा नाम वही है। भूत पुलिस वालों को अलविदा कहने के बाद मैं अकेले घर आ गया। अगले दिन सुबह होते ही मैं कल वाली पूजा के सामान की दुकान पर गया ताकि कुछ और सामान खरीद सकूं। पर जैसे ही उस छोटे बालों वाली लड़की ने मुझे देखा, उसने सीधे कह दिया, 5 रुपये वाली कोई चीज नहीं है यहाँ, आप कहीं और जाकर देख लीजिए। मेरा तो मुंह ही लटक गया। क्या तुम्हारे पास जादू टोना या मंत्र सीखने की कोई किताब है? बेसिक जादू टोना, कीमत 5000 रुपये। ठीक है, मुझे एक किताब दे दो। जैसे ही छोटे बालों वाली लड़की ने देखा कि मैंने 5000 रुपये निकाले हैं, उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया और वो एकदम से मीठी हो गई। उसने तुरंत मंत्र सीखने की एक बेसिक किताब मेरे हाथ में थमा दी। फिर बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ बोली, बॉस, क्या आपको कुछ और भी चाहिए? बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले मैं इस किताब को समझ लूं। ये कहकर मैं वहां से निकलकर अपने किराए के कमरे में वापस आ गया। किताब के हिसाब से ध्यान लगाने का मतलब है कुदरत की ऊर्जा को अपने शरीर में समाना और उसे असली ताकत में बदलना। प्राण शक्ति मिलने के बाद अब मैं ताओवादी मंत्र, जादू टोना और बौद्ध विद्या जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने आधे ही दिन में वो गुप्त किताब पढ़ ली। दोपहर को अभ्यास शुरू किया और रात होते होते मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और मेरी आंखों में एक नीली चमक दौड़ गई। अरे,
मैंने तो ऊर्जा इकट्ठा करना सीख भी लिया। ये इतना आसान था। क्या मैं सच में 100 सालों में पैदा होने वाला कोई चमत्कारी साधक हूँ? मैंने आधे दिन और अभ्यास किया। मुझे लगा जैसे मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत सारी ऊर्जा जमा हो गई है। वो एहसास बहुत ही सुकून देने वाला था। ऐसा लग रहा था कि मैं उस ऊर्जा को अपनी मर्जी से कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। साधना की शुरुआत करने के बाद मैं घर से निकला और फिर से उसी अगरबत्ती की दुकान पर गया। क्या आपके पास जादू और मंत्र सीखने वाली कोई और गुप्त किताब है? अरे, तुमने आज सुबह ही तो एक खरीदी थी। हाँ, वो तो मैंने पूरी पढ़ ली और मुझे उसकी बुनियादी बातें समझ भी आ गई। छोटे बालों वाली वो लड़की एकदम हैरान रह गई। वो सोचने लगी, मैं सालों से वो शुरुआती किताब पढ़ रही हूँ और कुछ नहीं सीख पाई, और ये लड़का कह रहा है कि इसने आधे दिन में ही सब सीख लिया। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फिर वो अंदर से एक और किताब ले आई। ये ताओवादी मंत्रों का महाग्रंथ है। इसमें तावीज, श्राप और हाथों की मुद्राओं वाली सारी विद्याएं शामिल हैं। ये बहुत महंगी है, 15,000 रुपए की। तुम्हें चाहिए क्या? 13,000 में दोगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है, सौदा पक्का। अरे यार, मैंने तो महंगी ले ली। एक हाथ से पैसे और दूसरे हाथ से किताब लेने के बाद मैं वापस अपने किराए के कमरे में आ गया और उस महाग्रंथ को खोलकर पढ़ने लगा। मैंने कुछ तावीज बनाना, मंत्रों का इस्तेमाल करना और हाथों की मुद्राओं के तरीके सीख लिए। अब मैं खुद को एक हुनरमंद और खतरनाक गुंडा मान सकता हूँ। आधी रात का वक्त था तो मैंने सोचा क्यों न बाहर जाकर किसी भूत को ही सबक सिखाया जाए और साथ ही थोड़ा इनाम भी कमा लूंगा। ये सोचकर मैंने खुद ही एक जादुई हथियार बनाने का फैसला किया। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो मुझे तरबूज काटने वाला एक जंग लगा चाकू मिल गया। मैंने तुरंत किताब के तरीके से अपने शरीर की ऊर्जा को अपनी उंगलियों के पोरों पर इकट्ठा किया और उस जंग लगे चाकू के दोनों तरफ तावीज के निशान उकेरने लगा। जैसे ही मेरी ऊर्जा उस चाकू पर पड़ी, धीरे धीरे उस पर लकीरें उभरने लगी। कुछ ही पलों में एक पूरा दिव्य तावीज उस चाकू पर छप गया। आखिर में मैंने अपनी उंगली काटी और उस तावीज पर खून की 2 बूंदें टपका दी। आसमान गोल है, जमीन चौकोर। ब्रह्मांड के नियमों से मैं इस सोए हुए दिव्य हथियार को जगाता हूँ। अपनी जादुई ताकत और असीम शक्तियों को दिखाओ। मेरे आदेश का पालन करो। मंत्र पूरा होते ही उस चाकू पर बने दोनों तावीज अचानक से चमकने लगे। ये सब करने के बाद मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे नहीं पता था कि एक जादुई हथियार बनाना इतना मुश्किल होता है। खैर, मैं अपना तरबूज काटने वाला चाकू लेकर घर से निकल पड़ा। अगर आज मैंने किसी भूत को किडनैप नहीं किया तो खुद को आधी रात का खूंखार गुंडा कैसे कह पाऊंगा। इस वक्त सड़क पर हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा था। 2 गलियां पार करने के बाद आखिरकार मुझे सामने 3 भूत दिखाई दे ही गए। एक की जीभ लंबी होकर लटक रही थी और दूसरे के सीने में एक चाकू घुसा हुआ था और तीसरे के माथे पर गोली का निशान था। बाप रे, देखने से ही लग रहा था कि ये कोई शरीफ भूत नहीं है। मैं अपना चाकू लेकर उनके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही मैं पीछे से उन पर हमला करने वाला था, तभी उस लंबी जीभ वाले भूत ने कहा, अरे भाइयों, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? हाइचिंग शहर में एक ऐसा खूंखार गुंडा आ गया है जो सिर्फ भूतों को किडनैप करता है। हाँ भाई, हाँ, बिल्कुल सुना है। कहते हैं वो गुंडा बहुत ही खौफनाक है। वो भूतों को पकड़कर इनाम के पैसे लेता है। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। आसपास के सारे भूतों में ये बात फैल गई है। वो गुंडा बहुत ही खतरनाक है। हमें घर से निकलते वक्त संभल कर रहना होगा। ये सुनते ही मेरे माथे पर सिकुड़न पड़ गई। मैंने अपना चाकू उठाया और उन तीनों भूतों का रास्ता रोकते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग किस खूंखार गुंडे की बात कर रहे हो? हाइचिंग में ऐसा कौन आ गया जो मेरी रोजी रोटी छीन रहा है? वो तीनों भूत एकदम से डर गए। फांसी लगाकर मरने वाले उस भूत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम कौन हो भाई? मैंने बड़ी ही दबंगई से अपना तरबूज काटने वाला चाकू उन तीनों की तरफ किया और खूंखार आवाज में कहा, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें पकड़कर इनाम के पैसे लेने आया हूँ। और हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम लोग जिस गुंडे की बात कर रहे थे वो कौन है? हाइचिंग में मैं किसी और गुंडे को अपना धंधा नहीं छीनने दूंगा। ये सुनकर तीनों भूत घबरा गए। अरे वो क्या है ना, देखो भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस खूंखार गुंडे की बात कर रहे थे वो तुम ही हो? जिस गुंडे की तुम बात कर रहे थे वो मैं हूँ। लंबी जीभ वाले भूत ने कहा, हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है कि वो गुंडा तुम ही हो। बाकी दोनों भूतों ने भी हाँ में सिर हिलाया।
अरे, ऐसे लगने वगने से क्या होता है? तुम्हारे पास कोई सबूत होना चाहिए, वरना अगर कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? सीने में चाकू वाले भूत ने कहा। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने सुना है कि उस खूंखार गुंडे का नाम आधी रात का गुंडा है। मैं एकदम सुन्न रह गया। अरे, ये तो मैं ही हूँ। तभी तीनों भूत जोर से हंसने लगे। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि वो तुम ही हो। आखिर इतनी जल्दी दो खतरनाक गुंडे तो पैदा हो नहीं सकते। सबको ऐसा कहते सुनकर मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, चलो टैप, तो मैं बेफिक्र हूँ। मुझे लगा कोई मेरे पेट पर लात मारने आ गया है। ये सुनकर तीनों भूत बोले, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई और मैंने आंखें फाड़कर उन तीनों भूतों को घूरा। अबे सालों, जब तुम सबको पता है कि मैं ही वो खतरनाक गुंडा हूँ, तो तुम यहाँ से निकलने की सोच भी कैसे रहे हो? तीनों भूत अचानक होश में आ गए। उन्हें समझ आ गया कि मामला थोड़ा ज्यादा ही गंभीर हो चुका है। तभी मैंने धीरे से अपना छुरा बाहर निकला। ही, मैं अजीब तरीके से हंसा और बोला, ए फ्लैट सुनो, तुम लोग चाहो तो चुप रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला हर एक लफ्ज अदालत में तुम्हारे खिलाफ सबूत बन सकता है। वैसे तुम लोग चाहो तो मुझसे भिड़ भी सकते हो। बस देखना यह है कि तुम लोग मेरे चाकू के वार झेल पाते हो या नहीं। ये कहते हुए मैंने अपना छुरा हवा में लहराया। अच्छा, पर दो जादुई तावीज चमकने लगे, जिसकी ताकत देखकर उन तीनों भूतों की रूह कांप उठी। तीनों भूत डर के मारे सुन पड़ गए। ये सच में वही आधी रात वाला खतरनाक गुंडा था। वही खौफनाक इंसान जिसने एक ही रात में दो भूतों को जेल भेजे दिया था। एक ऐसी बाला जिससे वो शादी के जोड़े वाली भूतनी भी डरती थी। हमें मत मारना। आप जो चाहते हैं बस हुक्म कीजिए। तभी वो गोली खाया हुआ भूत भी बोल पड़ा, हाँ भाई साहब, हमें चोट मत पहुंचना। क्या आप चाहते हैं कि हम जेल चले जाएं? हमें मंजूर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों इतने शरीफ बन जाएंगे। एक पाल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। ऐसे कैसे चलेगा? तुम लोग इतने सीधे मत बानो यार, थोड़ा तो हाथ पैर मारो। आखिर भूत हो तुम लोग, मुझ पर हमला करो, क्या पता तुम मुझे हारा हाई दो। ये सुनकर तीनों भूत जोर जोर से सिर हिलाने लगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम शांति से हार मानने को तैयार हैं। बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहते। आप बस चुपचाप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है? उन्होंने पिछली रात का किस्सा सुन रखा था। सुना था कि जिस भूतनी को मैंने अगवा किया था, भूत पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसका दिमाग ही हिल गया था। ये बात किसी भी भूत की रूह कांपने के लिए काफी थी। चाहे जो हो जाए, उन्होंने तय कर लिया था कि वो पलट कर वार नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से पूरा एक दिन लगाकर मैंने जादू टोना सीखा है। ऊपर से ये जादुई छुरा भी जुगाड़ किया है, और अब ये तीनों भूत मुझे इन पर वार ही नहीं करने दे रहे। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे तो चेक करना ही पड़ेगा कि मेरी ये आधी अधूरी शक्तियाँ काम करती भी हैं या नहीं। मैंने उन तीनों भूतों को घूरा और कहा, अगर तुमने जरा सा भी विरोध नहीं किया ना, और बिना लड़ा ऐसे ही मेरे हाथों बंध गए, तो ये तुम्हारे भूतपन की तौहीन होगी। कितनी बेइज्जती वाली बात है। आप जैसे खतरनाक गुंडे के हाथों बंधने में कोई बेइज्जती नहीं है भाई, और हमें कोई शौक नहीं है पीटने का। हाँ भाई हाँ, आपसे अगवा होना तो हमारा नसीब है। आइए हुक्म, ये देखिए, हमने तो रस्सी भी तैयार रखी है। जल्दी से हमें बंद दीजिए, हमसे अब और सब्र नहीं होता। अबे तुम लोग मुझ पर हमला करोगे तभी तो मैं तुम्हें बंधूंगा। पर वो तीनों किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अस फांसी वाले भूत की रस्सी पकड़ी और खुद को एक दूसरे के साथ बंध लिया। भाईजान, अब पुलिस को फोन लगा दीजिए। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ये चक्कर क्या है भाई? प्लान में कहाँ गड़बड़ी हो गई? लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ था। मैंने गुस्से से भौहें सिकुड़ी और उन तीनों से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तीनों भूत एकदम हक्के बाकी रह गए। एक साथ सिर हिलाते हुए बोले, नहीं तो मैंने खुद सुना है, तुमने गाली दी मुझे। मैंने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कसमें से नहीं दी, हम कसम खाते हैं। जब मैंने कह दिया कि गाली दी है तो मतलब दी है। सालों, मुझे गाली देते हो? ए फ्लैट काटूंगा तुम्हें। ये कहते ही मैंने उन तीनों को बांधी हुई रस्सी एक झटके में काट दी।
मेरे इस बेवजह वाले झगड़े को देखकर तीनों भूतों को अचानक पूरी बात समझ आ गई। सच्ची सच्ची बताओ, तुम बस ऐसे ही हमें चाकू से कटना चाहते हो ना? नहीं तो, मैंने हाथ में छुरा थामे आगे बढ़ते हुए कहा। ये बोलकर मैंने छुरा घुमाकर अन पर एक जोरदार वार किया। ए फ्लैट यूएस फांसी वाले भूत को गुस्सा आ गया। ट्यून क्या हमें लाचार समझ रखा है? ये कहते हुए उसने अचानक अपना सिर झटका। उसकी लंबी सी जीभ यूएस भुटिया ताकत के साथ मुझ पर एक चाबुक की तरह आकर गिरी। मैं खुशी से मुस्कुराया, ही। मैंने अपने बाएं हाथ में असली शक्ति इकट्ठा की और हवा में आती हुई उसकी जीभ को कसकर पकड़ लिया। तेरी जीभ कुछ ज्यादा ही लंबी है, इसीलिए तू ठीक से बोल नहीं पाता। रुक, आज मैं तेरा ऑपरेशन हाई कर देता हूँ। ये बोलते ही मैंने दाएं हाथ से चाकू घुमाया और खच आवाज के साथ उसकी लंबी जीभ का एक टुकड़ा काट कर अलग कर दिया। बची हुई जीभ तुरंत सिकुड़कर अंदर चली गई। दर्द के मारे वो फांसी वाला भूत हवा में उल्टा पलटी खाकर जमीन पर जा गिरा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तरबूज चाकू को देखा। ये सच में इन भूतों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। तभी वो चाकू वाला भूत मेरी तरफ झपटा। उसके खौफनाक पंजों से लंबे लंबे काले नाखून निकल आए और उसने मुझ पर सीधा वार कर दिया। मैंने तरबूज चाकू को कसकर पकड़ा और उल्टे हाथ से एक जोरदार वार किया। कड़क कड़क की आवाज के साथ उसके 10 नाखून एक साथ कटकर गिर गए। झटके से वो चाकू वाला भूत हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा। वो गोलियों के निशान वाला भूत मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपना मुंह खोला और मेरे चेहरे पर सीधा एक खौफनाक काली हवा छोड़ी। मैंने अपने शरीर में बची खुची थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे तरबूज चाकू में डालकर एक जोरदार हमला किया। मेरी ऊर्जा और उस जादुई चिन्ह की ताकत से चाकू से तुरंत एक हल्की सी चमक निकली और उसने उस काली हवा को बीच से चीर दिया और फिर वो बची हुई रोशनी सीधा जाकर उस गोलियों के निशान वाले भूत से टकराई। वो भूत दर्द से चीखता हुआ हवा में कलाबाजी खाते हुए दूर जा गिरा। तीनों भूत बुरी तरह से पिटने के बाद लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ चिल्लाए, हम सच में बहुत कमजोर हैं यार, भागो यहाँ से। ये कहते ही वो तुरंत मुड़े और भागने लगे। मैं जोर से हंसा, कहाँ भाग रहे हो? ये सुनते ही तीनों भूत वहीं के वहीं रुक गए और चुपचाप हाथ उठाकर फिर से सरेंडर करने को तैयार हो गए। ये देखकर मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं, तुम्हें भागना होगा वरना मजा नहीं आएगा। तीनों भूत रोने लगे। आखिर यह बंदा चाहता क्या है यार? अब समझ में आ रहा था कि वो चुड़ैल और वो शादी के जोड़े वाली भूतनी पागल क्यों हो गई थी। इस तरह तड़पाएगा तो कोई भी पागल हो जाएगा ना। आखिरकार उन तीनों भूतों से और सहा नहीं गया। उन्होंने रास्ते चलते एक आदमी का फोन छीना और एक नंबर डायल किया। हेलो, 110 नंबर पुलिस, हम पापी भूत हैं, जल्दी आइए और हमें गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। इस बार स्पिरिट पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई। पुलिस को देखते ही तीनों भूत रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों में गिर पड़े और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। जल्दी से हमें हथकड़ी लगाइए और ले जाइए। हम तीनों हमेशा लोगों को डराते हैं, हमेशा बुरे काम करते हैं, जल्दी से हमें जेल में डाल दीजिए। सारे पुलिस वाले हैरान रह गए। क्या आजकल के भूतों को जुर्म कबूल करने का इतना शौक चढ़ गया है? आखिरकार मैंने बहुत दुखी मन से 30,000 का इनाम ले ही लिया। हाँ, पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। और जब मैं खुशी से झूमता हुआ अपने घर वापस लौटा तो मुझे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर खून से सना हुआ एक लाल हाथ का निशान था और सबसे बड़ी बात, उस खून के निशान के चारों ओर कुछ लिखा हुआ था। शादी के जोड़े वाली भूतनी को छेड़ने का मतलब है डोंगशान के मुर्दाघर से पंगा लेना। आज रात डोंगशान का मुर्दाघर ऐलान करता है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, इसका क्या मतलब है भाई? उस भूतनी को छेड़ा तो डोंगशान के मुर्दाघर से दुश्मनी हो गई और आज रात मेरे दरवाजे पर आकर ये कैसा ऐलान कर गए? मैं अभी खुद से ये बातें कर ही रहा था, तभी थोड़ी दूर अंधेरे में से 2 भूत धीरे धीरे कूदते हुए बाहर आ गए। उनमें से एक भूत शिकायत कर रहा था, मैंने कहा था ना इतनी फालतू बातें मत लिख, जगह कम पड़ गई ना। अब युद्ध शब्द तो लिखा ही नहीं गया। दूसरे भूत ने, जिसके हाथ में लिखने वाला ब्रश था, कहा, अरे मैं तो बस अपना ज्ञान दिखाना चाहता था और वैसे भी मुझे लगा वो समझ जाएगा कि यही युद्ध का ऐलान है। ये कहते हुए उस भूत ने ऐलान के आगे युद्ध शब्द लिख दिया। फिर वो मेरी तरफ पलटा और बोला, चैन से ये अब ध्यान से देख ले।
ये युद्ध का ऐलान है। इतना कहकर वो दोनों भूत बिना कोई और बकवास किए वापस मुड़कर जाने लगे। मैंने तुरंत उन पर चिल्लाया, वहीं रुक जाओ, मेरे दरवाजे पर यह कूड़ा कचरा फैलाने को किसने कहा था तुमसे? मेरी तेज आवाज सुनकर दोनों भूत चौंक गए। अंधा है क्या? पढ़ा नहीं क्या लिखा है? हम डोंगशान के मुर्दाघर से हैं। जाहिर सी बात है, हमारे डोंगशान मुर्दाघर के बॉस ने हमें यहाँ भेजा है। डोंगशान मुर्दाघर का बॉस? क्या उखाड़ लेगा वो? क्या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है वो, या कोई बहुत बड़ा गुंडा? चुपचाप इसे साफ करो, तू कहेगा और हम साफ कर देंगे। अबे ओ लड़के, हम भूत हैं भूत। और वैसे भी तूने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहा है। ये कहकर दोनों भूत जाने लगे। मैंने तुरंत अपनी कमर से तरबूज चाकू निकाल लिया और उन दोनों भूतों की तरफ दौड़ पड़ा। ब्रश पकड़े हुए भूत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इस पिद्दी से लड़के के लिए हमारे डोंगशान मुर्दाघर की क्या जरूरत? आज रात तो मैं ही इसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। ये कहते ही उसने जोर से एक गहरी सांस खींची और पल भर में उस भूत का सिर गुब्बारे की तरह फूल गया। अगले ही पल उसने जोर से फूंक मारी और एक बर्फीली खौफनाक हवा चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने गुस्से से कहा और अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया। खत्म हो जा। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक जोरदार वार किया। मेरी तरफ आती हुई वो खौफनाक हवा तुरंत दो हिस्सों में कट गई और मेरे दोनों तरफ से होकर गुजर गई। लगता है तुझ में कुछ दम है, तो अब इसका मजा चख। ये कहकर उसने अचानक अपना भयानक भूतिया पंजा मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो पंजा लगातार लंबा होता गया और मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने तुरंत अपना चाकू हवा में घुमाया और वार कर दिया। खचाक, और उस भूत की एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसका लंबा पंजा कटकर जमीन पर गिर गया और काले धुएं में बदल गया। मैंने झपटकर आगे कदम बढ़ाया और उस कटे हाथ वाले भूत को जोरदार लात मारकर हवा में उड़ा दिया। ये देखकर दूसरा भूत डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने भी अपने पंजे हवा में लहराते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मेरा बड़ा चाकू सीधा नीचे की तरफ चला। मैंने उसकी तरफ आती हुई सारी भूतिया ऊर्जा को बीच से चीर कर रख दिया और अगले ही पल मैं सीधा उस भूत के ठीक सामने खड़ा था। वो भूत बुरी तरह से घबरा गया और डर के मारे उसने अपने दोनों हाथ पीछे छिपा लिए। तू मेरे पास मत आना, मैं डोंगशान के कब्रिस्तान का भूत हूँ। ये सुनकर मेरी एक व्यंग्यात्मक हंसी निकल गई। तू यमराज का अपना खासम खास भूत ही क्यों न हो, मुझे क्या? मेरे दरवाजे पर फालतू की चित्रकारी करेगा तो पिटेगा ही। अब चुपचाप मेरे दरवाजे पर लिखी ये बकवास साफ कर दे, वरना तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। वैसे नामो निशान मिटाने वाली बात तो बस डराने के लिए थी, असल मजा तो इन्हें पैसों में बदलने में है। मेरे लिए ये कोई दो भूत थोड़ी हैं, ये तो चलते फिरते 20,000 रुपये हैं। मेरा ये खूंखार रूप देखकर उन दोनों भूतों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बेचारे रोनी सूरत बनाकर दरवाजे के पास गए और उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगे। पूरा साफ करने के बाद उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे से लग रहा था कि काम हो गया है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और उस बिखरे हुए कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर भी साफ करो। वो दोनों भूत एकदम चौंक गए और जल्दी से बोले, अरे अंदर का कबाड़ा हमने नहीं किया है, हम तो अभी अंदर गए भी नहीं। मैंने कहा, मैंने कब कहा कि तुमने गंदा किया है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चुपचाप इसे साफ कर दो। मेरी बात सुनते ही उन दोनों भूतों को रोना आ गया। वो तो यहाँ बड़ी चौड़ में मुझे चुनौती देने आए थे, लेकिन बेइज्जती हुई सो अलग, जमकर कुटाई भी हो गई और फिर मजबूरी में दरवाजा भी साफ करना पड़ा। और अब तो उन्हें मुफ्त के मजदूरों की तरह कमरे में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ रहा था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो बॉस भी सदमे में आ जाएगा और बाकी भूत भी फूट फूट कर रोएंगे। सारे राक्षस और भूत प्रेत शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन क्या अब उनके पास कोई और रास्ता था? जब सफाई का काम खत्म हो गया तो मैं बहुत खुश था। काम तो ठीक ही किया था, बस कोनों में थोड़ी कसर रह गई थी। एक भूत ने डरते हुए पूछा, कमरा साफ हो गया है, क्या अब हम जा सकते हैं? जाना है? जरा रुको, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए किसी को बुलाता हूँ। दोनों भूत हैरान रह गए। क्या हमें छोड़ने के लिए कोई आएगा? अरे इसकी क्या जरूरत है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एकदम वीआईपी इंतजाम किया है। ये कहते हुए मैंने अपना फोन निकाला और स्पिरिट पुलिस को कॉल लगा दी। हेलो, क्या ये 110 है? हाँ सुनिए, मेरे पास यहाँ 2 भूत हैं, जरा एक बार यहाँ आ जाइए। मैंने फोन काटा और उन भूतों से कहा, घबराओ मत, बस थोड़ी देर में तुम्हें लेने गाड़ी आ जाएगी। एक पल के लिए तो वो दोनों भूत सच में भावुक हो गए।
वो सोचने लगे, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है, दिल का अच्छा है। कुछ ही देर में बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। महिला स्पिरिट पुलिस ऑफिसर जिन ये अपने कुछ साथियों के साथ अंदर आई। उसके हाथ में 20,000 रुपये थे। बॉस, आपका काम करने का तरीका तो बहुत ही तेज है। अब उन दोनों भूतों के तो होश ही उड़ गए। वो खाली नजरों से मेरी तरफ देखते रह गए। क्या तुम हमें जेल भेज रहे हो? मैंने कहा, और नहीं तो क्या तुम्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजूं? दोनों भूतों ने एक दूसरे को देखा। ये सब उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। महिला पुलिस ने बिना किसी बकवास के उन दोनों भूतों को गाड़ी में बैठा लिया। जाते जाते उन दोनों भूतों ने मुझे बहुत ही गुस्से से घूरा। उस चुनौती वाली बात को मत भूलना। कल रात डोंगशान के कब्रिस्तान में हमारे बॉस और दुल्हन चुड़ैल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। कोई बेवकूफ ही होगा जो वहाँ जाएगा। मुझे तो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ानी है। स्पिरिट पुलिस के जाते ही दूर से एक लाल रंग की पालकी उड़ती हुई आई। उस पालकी के अंदर बैठी दुल्हन चुड़ैल बड़े ही गुस्से से मुझे घूर रही थी और उसके ठीक बगल में सू मेंगा बैठी हुई थी। सू मेंगा का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और वो बहुत ही बेचारी बनकर मेरी तरफ देख रही थी। तभी उस दुल्हन चुड़ैल ने जहरीली आवाज में मुझे धमकी देते हुए कहा, मैं इस लड़की को डोंगशान के कब्रिस्तान ले जा रही हूँ। अगर तू कल रात वहाँ नहीं आया तो मैं इसकी जान ले लूंगी। इतना कहने के बाद वो लाल पालकी हवा में उड़ते हुए पल भर में गायब हो गई। हवा में बस उस दुल्हन चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंज रही थी और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैं भी तो देखूं कि ये दांगशान कब्रिस्तान आखिर कितना तीसमारखा बनता है। ये कहते हुए मैंने स्पिरिट पुलिस ऑफिसर जिंगे को फोन मिलाया। मुझे कुछ बारूद का जुगाड़ करके दो, जितना ज्यादा हो सके उतना। पैसे की कोई परवाह नहीं है। जिंगे ने हामी भरी और फोन काट दिया। रात भर साधना करने के बाद मेरी शक्तियों में और इजाफा हो गया था। तभी जिंगे ने दरवाजा खटखटाया। वो बारूद ले आई थी, पूरे 2000 किलो से भी ज्यादा का माल। उसने पीछे खड़े एक छोटे ट्रक की तरफ इशारा किया। कल उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे इतने बारूद का क्या करना है, लेकिन अब वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पूछ ही बैठी, हीरो, आपको इतने सारे बारूद की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। मैं दांगशान कब्रिस्तान को बम से उड़ाकर खाक में मिलाने वाला हूँ। इन भूत प्रेतों को भी तो पता चले कि मुझे धमकी देने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर जिन ये पूरी तरह सन्न रह गई। बम से भूतों को उड़ाना, ये तरकीब पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? सच में बड़े लोगों की सोच ही अलग होती है। हाँ, वैसे दांगशान कब्रिस्तान ने आपके खिलाफ जो जंग का ऐलान किया है ना, ये बात हाईचेंग की पूरी स्पिरिट दुनिया में आग की तरह फैल गई है। पक्का ये उसी कब्रिस्तान वालों की जानबूझकर रची गई चाल है। वो लोग अपना भौकाल बनाना चाहते हैं ताकि हाईचेंग की स्पिरिट दुनिया में उनका खौफ और बढ़ जाए। ये भूत तो बड़े शातिर निकले। दांगशान कब्रिस्तान। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक खूंखार मुस्कान मेरे होठों पर आ गई। मुझे धमकी दी है ना, मैं उन्हें पछताने तक की मोहलत नहीं दूंगा। ये कहते हुए मैंने ट्रक से एक फावड़ा निकाला और धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। तपती धूप में मैंने वहां एक के बाद एक कई गहरे गड्ढे खोद डाले और उनमें बारूद के बक्से भर दिए। सारी तैयारी मुकम्मल होने के बाद मैं एक खाली जगह देखकर पालथी मारकर बैठ गया और फिर से अपनी साधना में लीन हो गया। समय का एक एक पल बीतता जा रहा था। जब अंधेरा घिरने लगा तो वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी। स्पिरिट पुलिस के अलावा वहां एक महिला रिपोर्टर भी आई थी। नमस्कार दोस्तों, पैरानॉर्मल चैनल के लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कल रात हमें ये खबर मिली थी कि दांगशान कब्रिस्तान के भूतों ने हमारे एक रहस्यमय साधक को खुली चुनौती दी है। हम इस वक्त दांगशान कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं और स्पिरिट पुलिस की सुरक्षा के बीच हम आपको इस खौफनाक मुकाबले का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। आसमान में अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। चारों तरफ बर्फीली हवाएं सनसना रही थीं और एक मनहूस साया मंडरा रहा था। माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपनी कमर से धारदार रामपुरी निकाली और दहाड़ते हुए बोला, दांगशान कब्रिस्तान के जोकरों, बाहर निकलो और मार खाओ। मेरी उस खौफनाक दहाड़ के गूंजते ही पूरा हाईचेंग शहर सन्न रह गया। दांगशान कब्रिस्तान के ये भूत हमेशा से आजाद और बेलगाम रहे थे। बाहर जाकर लोगों को डराना, बुरे काम करना, ये उनकी फितरत थी। भला उनसे कौन नहीं डरता? यहाँ तक कि स्पिरिट पुलिस भी, जब तक की बात हद से ना गुजर जाए, बिना सोचे समझे इस कब्रिस्तान में आकर उनसे पंगा नहीं लेती थी।
और यहाँ एक इंसान था जो न सिर्फ उनसे बेखौफ था बल्कि उनकी चुनौती स्वीकार करके सीधे उनके गढ़ में आ धमका था। ये नज़ारा देखकर सबको यही लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी सीधे तौर पर अपनी मौत को दावत देने जैसी है। और ठीक उसी पल कब्रिस्तान की काली ऊर्जा अचानक से कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल कई परछाइयां तेजी से फड़फड़ाईं। देखते ही देखते वहां चारों तरफ खौफनाक और भयानक चेहरों वाले अनगिनत भूत प्रकट हो गए। ये डरावना नज़ारा देखकर दूर खड़ी स्पिरिट पुलिस के जवानों के चेहरों की हवाएं उड़ गईं। इतने सारे भूत, ये तो ऐसा था जैसे कुछ मामूली पुलिस वाले किसी गुंडों की फौज के सामने खड़े हों। अकेले लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। मैंने वहां प्रकट हुए उन सैकड़ों अजीबोगरीब भूतों की तरफ देखा और त्योरियां चढ़ाकर बोला, लावारिस लाशों के भूत होना। तभी तो शक्ल से एक भी ढंग का नहीं दिख रहा। मेरे ये अल्फाज सुनते ही पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। हवा मानो जम सी गई, एक बेहद खौफनाक खामोशी। मेरी ये बात किसी के जख्मों को सरेआम कुरेदने जैसी थी, क्योंकि सदियों से इस लावारिस कब्रिस्तान में दफनाए गए भूतों का अतीत बहुत ही दर्दनाक और दयनीय रहा था। इसलिए मेरी बात ने सिर्फ उनके जख्मों को कुरेदा ही नहीं था, बल्कि उनके उन जख्मों को छीलकर उन पर नमक छिड़ककर उंगली डालकर पूछा था कि दर्द हो रहा है क्या। मेरी इन बातों ने वहां मौजूद हर एक भूत के खून में उबाल ला दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वो भूतों का झुंड गुस्से में मुझ पर झपटने वाला था, दूर से एक डोली हवा में तैरती हुई आई और जमीन पर आकर टिक गई। लाल जोड़े में सजी एक चुड़ैल मुझे घूर रही थी। उसके बगल में सू मेंगा को रस्सियों से बांधकर रखा गया था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। शायद वो बहुत डरी हुई थी। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हो ही गई, मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना तगड़ा हूँ, फिर मैं भला क्यों नहीं आता। लाल जोड़े वाली चुड़ैल का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे नहीं लगा था कि तू मुझ पर इतना फिदा होगा। क्यों, मेरे बिना रहा नहीं जाता क्या, जो मुझे मारकर अपने पास रखना चाहती हो। मैंने आग में घी डालते हुए ऐसे अंदाज में कहा जिससे कोई भी कुछ और ही मतलब निकाल ले। मेरी इन बातों ने सबको उलझन में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 18+ वाला राज छुपा हो। पैरानॉर्मल चैनल के लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स अचानक से फट पड़ा। सच में इसे ऐसे ही खूंखार गुंडा नहीं कहते। लाल जोड़े वाली इस चुड़ैल का मिडनाइट गुंडे के प्रति जो रवैया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे गुंडे भाई ने इसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया है। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था कि यहाँ निंग साइचेन जैसा भूतनियों से इश्क लड़ाने वाला कोई तगड़ा आशिक मौजूद है। और उसी वक्त वो लाल जोड़े वाली चुड़ैल भड़क उठी। थू, एक बार तेरा काम तमाम हो जाने दे, फिर तेरी रूह के ऐसे टुकड़े करूंगी कि तू भूत बनने के लायक भी नहीं रहेगा। यहाँ इतने सारे भूत मौजूद हैं, तुझे क्या लगता है कि मैं अब भी तुझसे डरूंगी। तो इसका मतलब है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उधर चुड़ैल चिल्लाई, बकवास बंद कर, हमला करो, इसे मार डालो और इसकी रूह को नोच डालो। इसे किसी भी कीमत पर भूत मत बनने देना। वो लाल जोड़े वाली चुड़ैल ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर इस थरकी और कमीने इंसान को भूत बनने का मौका मिल गया और उसे थोड़ा सा भी संभलने का वक्त मिल गया, तो वो यहाँ मौजूद किसी भी भूत से कई गुना ज्यादा खूंखार दरिंदा बन जाएगा। इसलिए इसके मरते ही इसे तुरंत राख में मिलाना जरूरी था, वरना फिर तो समझो सबका खेल ही खत्म। लाल जोड़े वाली चुड़ैल का आदेश मिलते ही उस कब्रिस्तान के सारे भटकते भूत प्रेत तुरंत मेरी तरफ झपट पड़े। ये नज़ारा देखकर दूर खड़े पैरानॉर्मल पुलिस वालों की तो जैसे जान ही सूख गई, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मैंने बड़े आराम से अपने हाथ में पकड़े तरबूज काटने वाले चाकू को कसकर पकड़ा और ठंडे दिमाग से कहा, मैं तुम सबको आखिरी मौका दे रहा हूँ, लोगों को छोड़ दो और मुझसे माफी मांग लो। मैं मान लूंगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी ये बात सुनकर कब्रिस्तान के उन भूतों को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। बाप रे, सैकड़ों भूत उसकी जान लेने पर तुले हैं और ये पागल ऐसी बातें कर रहा है। जिसे सच न पता हो उसे तो यही लगेगा कि सैकड़ों भूत नहीं, बल्कि वो अकेला सैकड़ों भूतों पर भारी पड़ रहा है। इसलिए भूतों की उस फौज ने मेरी धमकी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो चीखते हुए मेरी तरफ बढ़ते रहे। मैं मुस्कुराया। लगता है आज रात की इनामी रकम तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। इतना कहते ही मैंने अपने बाएं हाथ से पैंट की जेब में रखे डेटोनेटर को छुआ
और उसके कुछ बटन दबा दिए और अगले ही पल बूम 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 कुछ बहुत ही खौफनाक धमाकों की आवाज गूंज उठी। पूर्वी पहाड़ी के उस कब्रिस्तान में, उस उभरी हुई पहाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक के बाद एक कई धमाके हुए। धूल के गुबार के साथ साथ कई पुरानी और सूखी हड्डियां भी हवा में उछलने लगीं। धमाके की ताकत इतनी भयंकर थी कि कुछ हड्डियां तो वहीं पर चूर चूर हो गईं। उसी वक्त कम से कम 10 से 12 भूत एक साथ दर्द से चीख पड़े। जाहिर सी बात थी, उनकी हड्डियां टूट गई थी, जिसका सीधा असर उनकी रूहों पर पड़ रहा था। बाकी के बचे हुए सारे भूत तो जैसे सन रह गए थे। वे फटी फटी आंखों से बस उस धमाके वाली जगह को देख रहे थे। उस भयानक ताकत ने इन खौफनाक भूतों की भी रूह कंपा दी थी और उन्हें डरा कर रख दिया था। फिर उन सारे भूतों ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी तरफ देखा। हरामजादा, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लॉन्डो उन पर ऐसे फिजिकल अटैक कर देगा। लाल डोली में बैठी वो चुड़ैल भी पूरी तरह से चकरा गई थी। कमीने, तुझे यहाँ लड़ने के लिए बुलाया था और तू कब्रें उड़ाने आ गया। ये तो बेईमानी है भाई, मैंने ही करके हंसते हुए कहा। क्या हुआ, मजा आ रहा है ना, थ्रिल मिल रहा है? ऐसे डेटोनेटर मेरे पास 10 और पड़े हैं। कोई जल्दबाजी मत करो, सब लाइन में लग जाओ। अब देखना मैं कैसे एक एक करके धमाके करता हूँ। किसी न किसी धमाके में तुम्हारी हड्डियां भी बाहर आ ही जाएंगी। मेरी इस पागलपन भरी हरकत ने वहां मौजूद सारे भूतों का दिमाग सुन्न कर दिया था। वे घूर कर बस मुझे ही देखे जा रहे थे। उस पल उन सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये इंसान है या कोई साक्षात शैतान? भूतों से लड़ने आया है और कमीना हम पर बमों से फिजिकल अटैक कर रहा है। ये कोई इंसान कर भी कैसे सकता है? इस वक्त उन भटकती रूहों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। आखिरकार उनकी हड्डियों पर जो खतरा मंडरा रहा था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। हड्डियां ही तो उनकी ताकत की जड़ होती हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो सीधे उनकी रूह को तड़प सहनी पड़ेगी। तभी उन भूतों की भीड़ में से सफेद बालों वाला एक बूढ़ा भूत बाहर निकल कर आया। उसके शरीर से एक बहुत ही भयानक और ताकतवर काली ऊर्जा निकल रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत ही खतरनाक भूत है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, छोकरे, तू पहला ऐसा इंसान है जो हम भूतों से लड़ने के लिए बम लेकर आया है। सच कहूँ तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैंने नाक भान से कोड़ते हुए कहा, कौन हो बे तुम? वो बोला, मैं इस कब्रिस्तान का बॉस हूँ। उस सफेद बालों वाले बूढ़े भूत ने लाल पालकी में बैठी दुल्हन की पोशाक वाली चुड़ैल की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरी पोती है। अच्छा, तो तभी तुमने पूरे कब्रिस्तान को इसके लिए पंगे लेने बुला लिया। ऐ बूढ़े भूत, अब फालतू की बकवास बंद कर। मैं तुम्हारे इस पूरे कब्रिस्तान को बम से उड़ाने वाला हूँ। मैं हमेशा की तरह बेखौफ था। उस बूढ़े भूत को साफ तौर पर उन कंकालों की फिक्र सता रही थी। उसने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, अरे रुको नौजवान, जो भी कहो, तुमने ही मेरी पोती को परेशान किया था, जिससे हमारे डोंगशान कब्रिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मसले को सुलझाया नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा हम। तुम घुटनों पर बैठकर मेरी पोती से माफी मांग लो, फिर ये बात यहीं खत्म। और फिर हमारा डोंगशान कब्रिस्तान भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा। इससे ये भी साबित हो जाएगा कि हमारा डोंगशान कब्रिस्तान कितना बड़े दिल वाला है। बोलो, क्या कहते हो? उस बूढ़े भूत के इतना कहने के बाद मैं बस उसे घूरता रहा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरे इस तरह घूरने से उस बूढ़े भूत की भी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। वो हकलाते हुए बोला, नौजवान। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने विस्फोटकों से भरा एक बक्सा उड़ा दिया था। उस भयंकर धमाके ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। धूल के गुबार के साथ अनगिनत कंकाल चूर चूर होकर हवा में उड़ने लगे। अपनी अपनी हड्डियों को फिर से नुकसान पहुंचने की वजह से 10-12 भूतों के वजूद पर भी बुरा असर पड़ा। वहां मौजूद सारे भूत एक बार फिर दहशत से कांप उठे। दूर खड़े स्पिरिट पुलिस वाले भी ये देखकर हक्के बक्के रह गए। वहीं दूसरी तरफ उस भूतिया घटना की लाइव स्ट्रीम में कमेंट सेक्शन में गैंगस्टर भाई ओपी के मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। और ठीक उसी वक्त उस बूढ़े भूत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए मुझसे कहा, नौजवान, हम बैठकर बात कर सकते हैं। जज्बाती मत हो यार। मैंने कहा, अबे बात करने गया तेरा बाप। तू चाहता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? सोच भी कैसे लिया तूने? हालात देख अंधे, मैंने तुम सबको बमों से घेर रखा है।
देखने वाले को तो यही लगेगा कि शायद तुमने मुझे बमों से घेर रखा है और तू मुझसे शर्तें मनवा रहा है। तेरी औकात ही क्या है जो मैं तेरे सामने घुटने टेकूं? बूढ़े भूत ने हड़बड़ा कर कहा, ठीक है, घुटने मत टेको, बस माफी मांग लो। बूम! तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे कब्रिस्तान के भूतों की रूह कंपा दी। सबके सब डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो सफेद बालों वाला बूढ़ा भूत अब सच में घबरा चुका था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, अब और बम मत फोड़ना। कोई माफी नहीं मांगनी तुझे, हम आराम से बात कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे इस बूढ़े भूत के नखरे सहने की कोई आदत नहीं थी। मैंने लगातार 2 और डेटोनेटर दबा दिए। पूरे कब्रिस्तान में धूल का बवंडर मच गया। अनगिनत भूत जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इस नज़ारे ने उस सफेद बालों वाले बूढ़े भूत के तो पसीने ही छुड़ा दिए। भाई, हम ही तुझसे माफी मांग लेते हैं, अब तो ठीक है ना? बूम बूम, अब और मत फोड़ भाई, हम तेरे सामने घुटने टेकते हैं। बूम! उस बूढ़े भूत के इतना कहते ही उसके पैरों के ठीक नीचे एक और भयानक धमाका हुआ। उस धमाके ने सीधे उसके कंकाल को बाहर निकालकर चकनाचूर कर दिया। वो बूढ़ा भूत दर्द से चीख पड़ा। उसके शरीर की काली भूतिया ऊर्जा पूरी तरह से बेकाबू हो गई। बूम! इसके बाद तो धमाकों की एक लंबी झड़ी लग गई। पूरा का पूरा कब्रिस्तान लगभग समतल हो गया। टूटे हुए कंकालों के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। भूतिया ऊर्जा, धूल के गुबार, बारूद की बदबू और धुएं ने मिलकर एक अजीब सा घुटन भरा माहौल बना दिया था। उस उबड़ खाबड़ और बर्बाद हो चुके कब्रिस्तान के आसपास खड़े सैकड़ों भूतों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थीं। उन सबके कंकाल बम से उड़ चुके थे। अब उनमें से एक भी भूत की हालत नॉर्मल नहीं रह गई थी। वो सभी अपनी आत्माओं में भयंकर बेचैनी महसूस कर रहे थे। जिनकी हालत ज्यादा खराब थी, उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रूह ही बिखरने वाली हो। यहाँ तक कि उस सफेद बालों वाले बूढ़े भूत का शरीर भी थर थर कांप रहा था। फिर उसने मुझे खून भरी आंखों से घूरते हुए गुर्रा कर कहा, कमीने, तू अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने शांति से अपना बड़ा वाला चाकू निकाला और ठंडे दिमाग से बोला, अबे तुम सबकी रूहें पहले ही घायल हो चुकी हैं और फिर भी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी हाँकने की हिम्मत कर रही हो। उस बूढ़े ने पलट कर कहा, भले ही हमारी आत्माएं इस वक्त कमजोर पड़ गई हैं, फिर भी हम इतने सारे भूत मिलकर तुझे आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं। काट डालो इसे। उस सफेद बालों वाले बूढ़े भूत की इस खौफनाक दहाड़ के साथ ही आसपास जितने भी भूत हिल डुल सकते थे, वो सब पागलों की तरह मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने चाकू की मूठ को कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ दौड़कर आते हुए एक भूत पर जोरदार वार कर दिया। जैसे ही मेरा चाकू उस भूत के शरीर से टकराया, हवा में चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ी। तभी वो भूत जोर से चीखता हुआ हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। उसके शरीर पर एक बड़ा सा कट लग गया था, जिससे उसकी प्रेत ऊर्जा लगातार बाहर रिस रही थी। इसके बाद तो मैंने बिना रुके अपना छुरा चलाना शुरू कर दिया। जो भी भूत मेरे आसपास भी फटकता, उसे मैं अपने छुरे से काट डालता। अगर ये भूत किसी तांत्रिक से लड़ रहे होते, तो भले ही अभी उनकी हालत कितनी भी खस्ता क्यों न हो, उन्हें जादू टोने से हराने में पसीने छूट जाते। लेकिन मैं तो सीधा अपना हथियार चला रहा था। इसमें तो बस मेरी थोड़ी सी शारीरिक ताकत ही खर्च हो रही थी। वो भूत, जिनकी आत्माएं पहले से ही घायल थीं, वो एकदम मरे हुए लोगों की तरह मुझ पर झपट रहे थे। मुझे किसी भी तरह का कोई जादू टोना इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। मुझे बस अपना हाथ घुमाना था। एक वार और एक भूत सीधा खल्लास। काम भी एकदम फटाफट हो रहा था और मुझे कोई टेंशन भी नहीं हो रही थी। ये नज़ारा देखकर कुछ ही दूरी पर खड़े स्पिरिट पुलिस के अफसर एकदम हक्के बक्के रह गए। ये कोई भूतों की लड़ाई थोड़ी ना लग रही थी, ये तो साफ साफ गली के गुंडों वाले गैंग वॉर जैसा लग रहा था। और वो भी कितने मजे से। जिन ये ने भी डर के मारे अपना थूक गटकते हुए कहा, अच्छा तो भूतों की ऐसे भी कुटाई की जा सकती है। भाई, ये तो सच में कोई नया ही तरीका मिल गया है। मानना पड़ेगा बॉस सीए को। और जहाँ एक तरफ सब लोग भौचक के खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तान के वो भूत मार खा खाकर डर के मारे दुबकते जा रहे थे। बम के धमाके से उनकी हड्डियां पहले ही चकनाचूर हो गई थी, जिससे उनकी आत्माएं कुछ समय के लिए काफी कमजोर पड़ गई थी। इसलिए भले ही वो फुफकारते हुए मुझ पर झपट रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो उनके वार मुझे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे।
और ऊपर से मेरे हाथ में जो छुरा था उस पर शक्तिशाली और जादुई मंत्र खुदे हुए थे। और इसके साथ ही मैं फुल फॉर्म में था, एकदम खूंखार। एक वार और एक भूत सीधा खत्म। पलक झपकते ही मैंने आधे से ज्यादा भूतों को जमीन पर सुला दिया था। बस फिर क्या था, अपने हाथ में तरबूज काटने वाला वो बड़ा सा चाकू पकड़े अपनी अंदरूनी ताकत को इकट्ठा करते हुए मैंने कब्रिस्तान के पूर्वी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक भूतों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई और मजे की बात तो ये है कि मेरी आंखें जरा भी नहीं थकी। देखते ही देखते अनगिनत भूत जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने और कराहने लगे। उनकी हड्डियां तो बम से पहले ही उड़ चुकी थी और अब वो सब मेरे चाकू से भी बुरी तरह कट फट चुके थे। यहाँ तक कि जब वो सफेद बालों वाला खूसट भूत भी पागलों की तरह मुझ पर झपटा तो मैंने उसका भी एक हाथ लगभग काट ही दिया था। वैसे देखा जाए तो वो सफेद बालों वाला बूढ़ा भूत असल में बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी हड्डियों का कबाड़ा हो चुका था और वो अब एकदम कमजोर हो गया था। भला वो मेरा क्या ही उखाड़ लेता। मेरे एक ही वार से घायल होकर वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। और जब उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में साफ साफ पछतावा झलक रहा था। सोच रहा होगा, अगर पता होता कि ऐसे खूंखार दरिंदे से पंगा ले रहा हूँ तो मैं कभी जंग का ऐलान नहीं करता। अब भूख तो हड्डियां चकनाचूर हो गई और आत्मा को चाकू की मार खानी पड़ रही है। जल्द ही 100 से भी ज्यादा भूत बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे, एक भी नहीं बच पाया। धूल और धुआं छटने के बाद एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, हाथ में अपना चाकू लिए जोर जोर से हौंफ रहा था। अरे यार, मुझे तो थोड़ी थकान होने लगी है। दूर खड़े 10-12 स्पिरिट पुलिस वाले तो बस चक्कर खाकर बेहोश ही होने वाले थे। बाप रे बाप, एक अकेले बंदे ने 100 से भी ज्यादा भूतों को काट डाला और इतना बखेड़ा खड़ा करने के बाद कह रहा है कि उसे थोड़ी थकान हो रही है। क्या ये बंदा सच में कोई इंसान है भी? इसके बाद मैं अपना तरबूज काटने वाला वो लंबा सा चाकू लेकर उस लाल डोली के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। इस वक्त डोली के अंदर बैठी वो खूंखार भूतनी डर के मारे पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। उसे पता था कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, लेकिन यार, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस कदर वहशी और खूंखार हो सकता हूँ। इसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से इतना डर लग रहा था। 100 साल पहले जब इसका सामना माओशान के तांत्रिक अंकल 9 से हुआ था, तब भी इसकी इतनी हालत खराब नहीं हुई थी। वो दुल्हन वाली भूतनी एकदम सुन्न पड़ गई थी। पता नहीं डर गई थी या उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने भी ज्यादा परवाह नहीं की और सीधा आगे बढ़ गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और सू मेंगा को पालकी से बाहर खींच लिया। तुम ठीक तो हो ना? सू मेंगा ने सिर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उसे शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसे बचाने के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा। क्या ये उसे 7 रंगों वाले जादुई बादलों पर बैठकर ले जाने से भी ज्यादा रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला नहीं है? जब सू मेंगा इस पल में पूरी तरह से खोई हुई थी, तब मैंने लाल पालकी में बैठी उस दुल्हन वाली भूतनी की तरफ देखा। उसने भी मुझे देखा और उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर एक गहरी सांस ली और पूरे जज्बात के साथ कहा, सच कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले ऐसा लगा जैसे। और अचानक से माहौल एकदम भारी हो गया। भूतनी का दिल धक से रह गया और वो मुझे देखने लगी। ये एहसास, जरूर ये कुछ बहुत ही भावुक कहने वाला है। और जैसा कि सोचा था, मैंने अचानक 45 डिग्री के कोण पर आसमान की तरफ देखा। तुमसे मिलने से पहले कसम से मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने खुद के बनाए नियमों से लोगों को इस तरह लूटना सच में मुमकिन है। उस भूतनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। ये बात सीधा उसके दिल पर तीर की तरह लगी थी। मैंने आह भरी, हल्का सा सिर हिलाया और आगे बोला, बिल्कुल। और जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानी की थी वो ये कि वो दुल्हन वाली भूतनी मेरी तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि कहानी में पक्का कोई ट्विस्ट है, लेकिन तभी उसने मुझे ये कहते सुना। मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि साला ये सब करने के लिए मुझे बोनस भी मिलेगा। ये सुनते ही दुल्हन वाली भूतनी का शरीर जोर से कांप उठा और अगले ही पल उसने निराशा से भरी एक भयानक चीख मारी, तू एक नंबर का कचरा, नीच और कमीना इंसान है। मैंने उसके शरीर, दिमाग और आत्मा सबकी धज्जियां उड़ा दी थी। मैं ही करके हंसा और मजे से मुड़कर वहां से चल दिया। आज रात का जो ये माहौल था ना, इससे इन बुरी आत्माओं के गिरोह को बहुत तगड़ा झटका लगा होगा।
यही सोचते हुए मैंने खुद से कहा, आज रात इन भूतों की अकल ठिकाने लगाने में मैंने जो इतनी मेहनत की है, पक्का इसका बोनस भी तगड़ा ही मिलेगा। ही। सू मेंग एकदम से चौंक गई। अरे ओ मिस्टर, तुम मुझे बचाने आए हो या साथ में अपना बोनस भी छापने की सोच रहे हो? मैंने कहा, जरा इसे ठीक कर लो, मैं यहाँ अपना बोनस कमाने आया था, तुम्हें तो बस रास्ते में बचा लिया। ये सुनकर सू मेंग के प्यारे से चेहरे के भाव एकदम सुन्न पड़ गए, लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है ना, तो अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैंने त्योरियां चढ़ाई और उन भूतों की तरफ मुड़कर बोला, एक काम करो, तुम लोग इसे वापस पकड़ कर ले जाओ। इससे पहले कि सू मेंग डर के मारे कुछ बोलती, वो सारे भूत वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। भाई, एक बार इसे पकड़ा था तो इस आदमी ने पूरे कब्रिस्तान में बम फोड़ दिया और हम सारे भूतों को काट कर रख दिया। अब दोबारा इसे पकड़ने की गलती? साला, ये पक्का हमें फंसाने की कोई साजिश है। उन खौफदा भूतों की डरी हुई नजरों के बीच मैं उस कब्रिस्तान से निकलकर स्पिरिट पुलिस वालों के पास पहुंचा। वहां खड़े 10-12 स्पिरिट पुलिस वाले मुझे बड़ी इज्जत से देख रहे थे। महिला ऑफिसर जिन ये से तो रहा ही नहीं गया, वो तुरंत बोल पड़ी, आज रात तुमने इन भूतों की जो जबरदस्त धुलाई की है ना, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक बढ़िया बोनस की अर्जी डालूंगी। कम से कम 1 लाख रुपये तो पक्के हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान के हर भूत ने कोई बुरे काम नहीं किए थे, इसलिए कुछ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और वैसे भी इनकी जो ऐसी बुरी हालत हुई है ना, वो इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। मैंने बाहर से तो कोई खुशी नहीं दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुशी से पागल हो रहा था। आज रात की ये लड़ाई तो बिल्कुल वसूल हो गई भाई। तो ठीक है, मैं बाकी का काम तुम पर छोड़ता हूँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, जा रहा हूँ सोने। ये कहते हुए मैंने एक बड़ी सी उबासी ली और सू मेंग के साथ वहाँ से निकल गया। बस 2 कदम ही चला था कि मैं अचानक पीछे मुड़ा और कब्रिस्तान के उन भूतों पर चिल्लाते हुए बोला, सुन लो, हालांकि मैंने तुम सबकी अच्छी तरह से कुटाई कर दी है, लेकिन आज रात जो भी हुआ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग खुद मेरे दरवाजे पर आकर मुझसे माफी मांगो, वरना अंजाम सोच लेना। इतना कहकर मैं वहां से चौड़ी होकर निकल गया। वो सारे भूत गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगली रात मैंने अपना बड़ा वाला चाकू उठाया और कुछ और भूतों को लूटने के इरादे से घर से निकलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं तो एकदम सन्न रह गया। मैंने देखा कि घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में भटकती आत्माएं और भूत घुटनों के बल बैठे थे, और ये सब कोई और नहीं, डोंगशान कब्रिस्तान वाले भूत ही थे। इनमें वो सफेद बालों वाला बुढ़ा भूत और वो दुल्हन वाली भूतनी भी शामिल थी। वो सब वहाँ घुटने टेके बैठे थे और किसी की भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। साफ था कि इन भूतों को अब मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। अगर ये शरीफों की तरह माफी मांगने नहीं आते, तो भगवान ही जानता है कि मैं इनका क्या हाल करता, क्योंकि जब बात असली ताकत और खौफ की आती है ना, तो मेरे जैसे खतरनाक और सनकी इंसान के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। और मजे की बात ये थी कि इन भूतों के पीछे कई पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी थीं। बहुत से स्पिरिट पुलिस वाले मुझे बड़ी हैरानी और इज्जत की नजरों से देख रहे थे। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, थोड़ी ही दूरी पर कुछ तांत्रिक, साधु और भूत भगाने वाले पंडित भी खड़े थे। वो सब भी यहाँ का तमाशा देखने आए थे। आखिर कल रात का शो तो उनसे मिस हो गया था, लेकिन आज भूतों के यूं घुटने टेक कर माफी मांगने का नजारा वो कैसे छोड़ सकते थे। इस पूरे नजारे को देखकर हर कोई मेरा फैन हो गया था। भूतों से माफी मंगवाना, वो भी इतने सारे भूतों से, ये तो हाई चेंग शहर की भूतिया दुनिया की सबसे बड़ी और मजेदार खबर बन गई थी। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और बड़े ही शांत मगर रौबदार अंदाज में उन भूतों से बोला, क्यों बे, क्या चल रहा है? स्पिरिट पुलिस ने तुम लोगों को हवालात में नहीं डाला? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कम से कम तुम पर दंगा फसाद करने का केस तो ठोकना ही चाहिए था। उधर उस सफेद बालों वाले बूढ़े भूत ने मन ही मन सोचा, क्या वो लड़ाई थी? घंटा लड़ाई थी, हम तो बुरी तरह कुटे हैं। उसने कहा, आत्माओं की पुलिस ने हमारा नाम दर्ज कर लिया है, अब हम सबको थोड़ी बहुत तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। उन्होंने हमें खास तौर पर तुम्हारे पास आने का एक मौका दिया है। कल रात तुमने ही तो कहा था ना कि आज आकर घुटनों के बल माफी मांगना। तब जाकर मुझे याद आया, चलो तुम्हारा रवैया ठीक है, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो। इतना सुनते ही वो सारे भूत खड़े हो गए और चुपचाप तमीज से पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। उस दुल्हन वाली भूतनी ने उठने के बाद मुझे देखा
तो उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उन भूतों को वहां से ले जाए जाने के बाद जिन ये एक कार्ड लेकर मेरे पास आई। ये कार्ड आत्माओं की पुलिस ने तुम्हारे लिए बनवाया है। इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये तुम्हारी उस पूर्वी पहाड़ी वाले कब्रिस्तान का सफाया करने की इनाम की रकम है। मैंने पैसे रख लिए। अब इतनी बार ये सब हो चुका था कि मैं कुछ और दिखावा करने के मूड में नहीं था। जिया बॉस, हमारे पुलिस चीफ ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसा ही बेहतरीन काम करते रहोगे। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। तो क्या अब मैं फिर से दुनिया में शांति बनाए रखने के मिशन पर निकल पड़ूं? ये सुनकर जिन ये मुस्कुरा दी। तुम अब बहुत मशहूर हो गए हो। जिया के गुंडे वाला तुम्हारा नाम अब हाई चेंग शहर की पूरी भूतों वाली दुनिया में फैल चुका है। सच में कल रात मैं बहुत थक गया था, इसलिए पूरा दिन सोता ही रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो हमारे पुलिस विभाग ने अपने जादुई डंडों को हटाकर उनकी जगह तरबूज काटने वाले चाकुओं का इस्तेमाल करने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। लगता है कि उनसे ज्यादा तगड़ा वार होता है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस वाले सड़कों पर तरबूज काटने वाले चाकू लेकर भूतों को दौड़ा दौड़ा कर काटेंगे। क्या इससे लोगों पर गलत असर नहीं पड़ेगा? तुम्हारी बात में भी दम है। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। मैं भी जाकर कुछ और भूतों का इंतजाम करता हूँ। जिन ये को रात में गश्त लगानी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। जिन ये के जाने के बाद मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि भूतों की धुलाई करने से पैसे मिलते हैं, लेकिन कसम से कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अंधाधुंध पैसे मिलेंगे। एक ही बार में पूरे 5 लाख रुपए। इतने पैसे कमाने के लिए तो मुझे किसी फैक्ट्री में न जाने कितने सालों तक मजदूरी करनी पड़ती। ये सोचते ही मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं ऐसे ही भूतों को पीटता रहूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा और जल्द से जल्द अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। जब मैं अपने इतने शानदार भविष्य के सपने देख ही रहा था, अचानक एक बहुत ही तीखी और पतली सी आवाज सुनाई दी। नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मैंने पलटकर चारों तरफ देखा। कौन? ये कौन बोल रहा है? इधर, मैं यहाँ हूँ, जरा नीचे तो देखो। वो आवाज फिर से आई। मैंने जैसे ही अपना सिर नीचे झुकाया, बाप रे बाप, एकदम मेरे सामने एक बहुत ही अजीब सा जानवर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। अरे तेरी तो, तू कौन सी नस्ल की बिल्ली है बे? तेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे है? वो जानवर एक पल के लिए चौंका और फिर उसके चेहरे पर एकदम इंसानों की तरह एक चिड़चिड़ाहट वाला भाव आ गया और फिर उसने अपना मुंह खोला और बिल्कुल इंसानों की तरह बोलते हुए कहा, तूने किसको बिल्ली कहा बे? बिल्ली होगा तू? क्या तेरी आंखें खराब हैं? मैं एक नेवला हूँ, पर तू तो एकदम बिल्ली जैसा दिख रहा है। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नेवला देखा है। नौजवान, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और तुम्हें उसका जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, पूछ ले, पर पहले जरा पास तो आ। पास आकर पूछ। वो नेवला मेरे थोड़ा और करीब आ गया। थोड़ा और पास आओ। पीले नेवले ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए। उसने मन ही मन सोचा, जवाब ही तो देना है, तो इतना पास क्यों बुला रहा है? अजीब बात है भाई, मैंने पहले सुना था कि जब हमारे कबीले के बड़े बुजुर्ग बाहर वरदान मांगने जाते थे तो सामने वाला चाहे कोई बड़ा तपस्वी ही क्यों न हो, वो भी पीले नेवले की इन बातों से घबराकर दूर ही भागता था। पर आज मैं कैसे इंसान से टकरा गया हूँ? मुझे देखकर भागा नहीं। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसे मेरे वरदान मांगने से भी डर नहीं लग रहा, उल्टे मुझे अपने पास बुला रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उसने थोड़ा और पास जाकर पूछा, नौजवान, तुम्हें क्या लगता है मैं किसके जैसा? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पीला नेवला सन रह गया। ये सच में बहुत अजीब था। सामने वाले के पास भी सवाल कैसे हो सकता है? तो पीले नेवले ने कहा, पहले मैं पूछूंगा। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, वरना मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम नशे में हो क्या? ठीक से देखा भी है कि मैं कौन हूँ? मैं महान नेवला देवता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? खेल नहीं सकते तो भाड़ में जाओ। मैं तो चला। अरे रुको, वापस आओ। ठीक है, पहले तुम ही पूछ लो। तब मैंने पीछे मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई शरीफ इंसान दिखता हूँ या कोई खूंखार डाकू? पीले नेवले ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। सच कहूँ तो तुम्हारे हाव भाव बिल्कुल किसी खूंखार डाकू जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, मैंने हामी भरते हुए सिर हिलाया। पीला नेवला हड़बड़ाते हुए बोला, चलो अब मेरी बारी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं? अरे रुको, मेरा एक और सवाल है।
सुना है कि स्पिरिट पुलिस स्टेशन में राक्षसों और भूतों को पकड़ने पर इनाम मिलता है। अगर मैं तुम्हें पकड़कर उन्हें सौंप दूं, तो क्या कोई इनाम मिलेगा? नेवले ने भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से सोचा, शायद मिलेगा। मैं मुस्कुराया, चलो फिर ठीक है। उस वक्त तक उस नेवले को मामले की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि मैं ऐसे अजीबोगरीब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। उसे क्या पता था कि मेरी नजरों में वो मेरा शिकार बन चुका है। वो नेवला बड़े ही भोलेपन से मुझसे बोला, तो अब मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ ना? बताओ, मैं तुम्हें किसी इंसान जैसा दिखता हूँ या भगवान जैसा? मैंने ही करके हंसते हुए कहा, मुझे तो तुम चलते फिरते 10,000 रुपये लग रहे हो। नेवला एकदम सन्न रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैं अचानक एक कदम आगे बढ़ा और अपना बड़ा चाकू उस पर तानते हुए बोला, अब मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। बेहतर होगा कि कोई चालाकी मत करना, वरना एक ही वार में। नेवले ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से मुझे घूरा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे किडनैप कर रहे हो? और नहीं तो क्या, तुमने ही तो कहा था कि मैं किसी खूंखार डाकू जैसा दिखता हूँ। तो फिर किडनैप नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? मैं तो एक जादुई जीव हूँ। अरे नहीं, मैं तो महान नेवला बाबा हूँ। तुम्हारी मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाए कि तुम कौन हो। कुल मिलाकर बात ये है कि आज तुम किडनैप हो चुके हो। बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो, वरना मेरा ये चाकू चला तो तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। मैं इस नेवले के नखरे सहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वही वो नेवला सदमे और अविश्वास से भरी शक्ल बनाते हुए बोला, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मेरे आते ही इंसान डर के मारे पैंट में सुसु कर दे और गिड़गिड़ाने लगे? सबने तो कहा था कि इंसानों से वरदान मांगना बहुत आसान होता है। क्या वो सारी अच्छी बातें जो कबीले के बुजुर्गों ने मुझे बताई थी, वो सब झूठ थी? क्या इंसानों की दुनिया सच में इतनी खतरनाक है? इस शहर के लोग बहुत चालाक हैं। मुझे वापस अपने गांव जाना है। शहर के लोग चालाक नहीं हैं, मेरी चालाकी सबसे आगे है। किसी राक्षस को किडनैप करने का मेरा भी ये पहला ही तजुर्बा था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ, मुझे सांस तो लेने दो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? या कहीं मेरे अंग निकाल कर बेचने का तो इरादा नहीं है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें बेचकर क्या मिलेगा? एक नेवले को कौन खरीदेगा? तुम्हें बेचने से मुझे बाल बराबर भी फायदा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे ये बाल ही तो सबसे ज्यादा कीमती हैं। मेरी ये असली और चमकदार खाल। मैं एक पल के लिए निःशब्द रह गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी खाल या बाल नहीं निकालने वाला। तो फिर तुमने मुझे पकड़ा क्यों है? क्या तुम मुझसे कोई मजदूरी करवाना चाहते हो? मैंने सुना है कि कुछ काली फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण होता है, जहां उनसे दिन में 10-12 घंटे काम करवाया जाता है और आखिर में उन्हें पगार भी नहीं मिलती। उस अंधेरी फैक्ट्री में बंद होकर दिन रात मशीन के पेंच कसने के ख्याल से ही उस नेवले के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। बस भी करो, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैंने तुम्हें जेल भेजने के लिए पकड़ा है। जेल जाना समझते हो ना? जैसे ही मैंने ये कहा, नेवले पर मानो आसमान से बिजली गिर पड़ी। लेकिन मैं अब उससे और मगजमारी नहीं करना चाहता था। किस्मत से ठीक सामने ही स्पिरिट पुलिस स्टेशन था, तो मैं तुरंत उस नेवले को लेकर वहां पहुंच गया। जल्दी ही एक स्पिरिट पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया। नमस्ते, कहिए क्या बात है? पुलिस वाले ने जाहिर तौर पर उस नेवले को भी देख लिया था, इसलिए वो काफी सतर्क लग रहा था। मैंने एक राक्षस को पकड़ा है, मुझे इसके बदले इनाम चाहिए। पुलिस वाले ने बड़ी इज्जत से मेरी तरफ देखा और अचानक बोला, क्या आप मिडनाइट बैंडिट चेनजिए हैं? मैं मुस्कुराया, अरे ये तो बस ऐसे ही नाम पड़ गया है। पुलिस वाले ने कहा, आप जरा रुकिए, मैं अभी जिन को बुलाता हूँ, वही खास तौर पर आपसे डील करती हैं। इतना कहकर पुलिस वाले ने तुरंत जिन को कॉल किया। जिन तुरंत भागती हुई वहाँ आई। क्या बात है, आप सच में मेरे आइडल हैं। अभी तो हमारी मुलाकात को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और आपने एक और राक्षस को पकड़ लिया। नेवले ने घबराते हुए कहा, मैं महान नेवला बाबा हूँ, प्लीज मुझे पकड़कर जेल में मत डालना। जिनिए ने मुझसे पूछा कि इसने क्या क्या बुरे काम किए हैं। लाओ, मैं इसे रजिस्टर में लिख लूँ। हाँ, तो मैंने उस नेवले की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, तुमने कौन कौन से बुरे काम किए हैं? नेवला एकदम से डर गया और घबराते हुए बोला, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। हो ही नहीं सकता, जैसे कि किसी को गाली देना या फिर खुले में टॉयलेट करना, इधर उधर थूकना या बच्चों की लॉलीपॉप छीनना।
ये सब भी इसमें आता है। मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से पकड़ा गया ये राक्षस मेरी बोनस की रकम पर पानी फेर दे। लेकिन उस नेवले ने कहा, नहीं तो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, पर मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तुम ठहरे एक जानवर, और तुमने कभी खुले में टॉयलेट नहीं किया, किसे बेवकूफ बना रहे हो? नेवला बोला, पहाड़ी के नीचे वाले गांव में एक पब्लिक टॉयलेट है, मैं हर रात आधी रात के बाद वहीं जाता हूँ। और तो और काम खत्म होने के बाद मैं अपने हाथ भी धोता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। धत तेरी की, ये पहाड़ी राक्षस टॉयलेट के लिए गांव के पब्लिक टॉयलेट में जाता है? क्या आजकल के राक्षस इतने संस्कारी हो गए हैं? हो ही नहीं सकता। अगर तुमने कोई बुरा काम किया ही नहीं है तो मेरे बोनस का क्या होगा? इतना कहते ही मुझे जनिए की अजीब सी घूरती हुई नजर का एहसास हुआ। मैंने झेपते हुए खांसा और बात बनाते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है, अगर तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ बोनस पाने के लिए बेगुनाह राक्षसों को पकड़ रहा हूँ। नेवला लगभग रो पड़ा। उसने रुआन से होकर कहा, क्या ऐसा नहीं है? अब मुझे सच में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इतने संस्कारी राक्षस को पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है कि इसे तो जेल भी नहीं भेजा जा सकता। तभी जनिए बोल पड़ी। उसने नेवले से पूछताछ करने का फैसला किया ताकि यह पक्का हो सके कि क्या सच में इसने कोई बुरा काम नहीं किया है। जनिए ने नेवले की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, हाईचिंग आने से पहले तुम कहाँ रहते थे? नेवला बोला, मैं हाईचिंग के बाहरी इलाके में पूर्वी पहाड़ी पर रहता था। सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए पहाड़ी से नीचे गांव में जाने के अलावा मैं शायद ही कभी पहाड़ी से बाहर निकला हूँ। जनिए ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया है? बिल्कुल भी नहीं। हाईचिंग आने से पहले मैंने तो गिने चुने इंसानों को ही देखा था। नेवले के चेहरे पर पूरी सच्चाई थी। तो फिर तुमने? जनिए को भी अचानक समझ नहीं आया कि आगे क्या पूछे। पहले तो हमेशा पक्के सबूत होते थे जो साबित करते थे कि किसी राक्षस या भूत प्रेत ने कोई बुरा काम किया है, तभी उन्हें पकड़ा जाता था। लेकिन आज तो गजब ही हो गया।